बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक ब्लैक फ्राइडे जैसा दिन, थोड़ा सा भले आपको ये वर्ड स्ट्रांग लगे, लेकिन अगर सिर्फ आप एक बैंक निफ्टी को हटा दें तो उसके अलावा बाकी सारे इंडेक्स में काफ़ी ज़बरदस्त पेन है। ब्रॉडर मार्केट में खासतौर से मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे, फार्मा में बड़ी डिक्लाइन, IT में बड़ी डिक्लाइन, सिर्फ एक बैंक निफ्टी है जो थोड़ा बचा हुआ है। तो उस वजह से कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक एक मिनी ब्लैक फ्राइडे तो एटलीस्ट भारतीय मार्केट के लिए रही है। चलिए देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में रिकवरी आती है या नहीं। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर के बाजारों में ट्रंप का टैरिफ कहर, निफ्टी 350 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 22,900 के करीब तोड़ा 20 डेमा का अहम लेवल। रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा स्टील और इन्फोसिस ने बनाया सबसे ज़्यादा दबाव। मिड कैप स्मॉल कैप में भी मार्केट, दोनों इंडेक्स 3% से ज़्यादा टूटे। खराब बाजार में भी बैंक निफ्टी की संभलने की कोशिश जारी। HDFC बैंक के दम पर दिखा असर। अच्छे Q4 अपडेट्स के बाद शेयर करीब 1.5% ऊपर। ब्रोकरेज भी HDFC पर हुए बुलिश। जेफरीज ने दिए करीब 2120 के लक्ष्य। वहीं अच्छे अपडेट से बजाज फाइनेंस में भी रौनक कायम। और कल जोश दिखाने वाले फार्मा सेक्टर में आज मचा कोहराम। ट्रंप बोले जल्द लगाएंगे ना सोच सकने वाला टैरिफ। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 4% गिरा, 6 से 8% फिसले औरो फार्मा, ग्रेन्यूल्स और लॉरस लैब्स। अमेरिका में मंदी की आहत से IT में सबसे ज्यादा गिरावट। कोविड के बाद IT इंडेक्स पहली बार 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। 2 दिन में 7% टूटा IT इंडेक्स। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, LTI माइंट्री में करीब 6% तक की गिरावट। और ग्लोबल मंदी की आशंका और चीन की रेटिंग डाउनग्रेड से मेटल शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली। निफ्टी मेटल सेक्टर करीब 6% टूटा, 8% तक टूटे नैल्को, टाटा स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स। और क्रूड में तेज गिरावट से अपस्ट्रीम तेल गैस कंपनियों पर भारी मार। ONGC और ऑल इंडिया करीब 7% तक टूट गए। वहीं इंडिगो में 2% की तेजी, साथ ही चुनिंदा FMCG कंपनियों में भी हल्की खरीदारी कायम। और सोमवार से सीमेंस से अलग हो जाएगा एनर्जी कारोबार, बाद में अलग से होगी लिस्टिंग। डीमर्जर के चलते आज एक्सपायर हो जाएंगे सीमेंस के सभी वायदा कॉन्ट्रैक्ट। सोमवार को फिर होंगे लॉन्च। ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और मार्केट में कहर मचा हुआ है इस समय, और वो कहर मचाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और वो एक आध मीम अगर आपने देखे हो डोनाल्ड ट्रंप के, तो वो एक मीम था जिसमें एक पीछे आग लगी होती है और बच्चा सामने एक फ़ोटो खींच रहा होता है। तो उसमें आजकल सब ने रिप्लेस कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को खींच दिया। और एक आज सुबह एक और मीम आया था कि अब अगला टैरिफ कहाँ लगेगा बीरू, क्योंकि अंटार्कटिका पे भी टैरिफ लगा चुके हैं। वो अंटार्कटिका पे तो कोई रहता भी नहीं है, अंटार्कटिका पे सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। तो आज सुबह आया था कि अब अगला टैरिफ शायद मार्स पर, जुपिटर पर और बाकी जो बाकी ग्रह हैं उनके ऊपर लगने वाला है शायद। तो वो एक उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अब अगला टैरिफ वहाँ ना लग जाए। खैर एनीवे, आज भारतीय मार्केट ने तगड़ा रिएक्शन दिया। आई थिंक कल जो समीर अरोड़ा जी ने बात कही थी वो बात आज कुछ हद तक सही साबित हुई कि एक दिन की रिएक्शन पे मत जाइए। कई बार मार्केट को टाइम लगता है, एक दिन और दीजिए मार्केट को, उसके बाद असली रिएक्शन पता चलेगा। और आज क्या हुआ देखिए, आज निफ्टी IT तो पिटाई, निफ्टी IT ने तो खैर पिटना ही था, वो तो लॉजिकल था वहाँ पर। उसके साथ साथ फार्मा भी पिटा। आज निफ्टी IT आज फिर 3.5% नीचे। कल के अगर आपने शॉर्ट कैरी करे होते उस पर पैसा बना, तो आज फार्मा ने भी एक तरीके से दम तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रंप साहब ने बोल दिया कि यहाँ भी टैरिफ जल्दी लगाएंगे जो अब तक बचा हुआ था। तो इस वजह से वहाँ पर भी पिटाई हो गई। और हमने जो एक अप्रोच ली थी कल से कि थोड़ा बैंक निफ्टी पे लॉन्ग रहिए और निफ्टी पे पुट ले लीजिए, वो अप्रोच अब तक सही बैठी है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज अभी भी फ्लैट ही है। एक समय में तो अच्छे खासे ग्रीन में था और निफ्टी काफ़ी नीचे, तो उस स्ट्रैटेजी ने काम करा होगा। और 23,100 के नीचे अगर क्लोज हुआ
हम क्लोज हुए हम तो बहुत ख़राब होगा ट्रेंड मार्केट के लिए, और 22,800 का बचाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में वो मूव रहता है या नहीं रहता है। बाकी शो में आगे बढ़ते हैं। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, Good afternoon. आखिरी के 1.5 घंटे कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया है, उम्मीद की जा रही थी कि सेकंड हाफ में शायद रिकवरी आ जाए, वो होती हुई दिखी नहीं। मार्केट डे के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। 358 अंकों की गिरावट निफ्टी में। बैंक निफ्टी हालांकि कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश, मिड कैप स्मॉल कैप सभी में बिकवाली, ब्रेथ खराब चौतरफा बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिली। लेकिन सवाल यहाँ से अनुज जी की क्या मार्केट में और गिरावट अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिल रही है? अभी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? क्या टेक्सचर लग रहा है मार्केट का? क्या यहाँ से जो गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? श्रेया देखिए, आज एक हद तक ये आप मान के चलें कि ब्रेकडाउन है मार्केट का, क्योंकि पिछले 3-4 दिन का लो मार्केट ने तोड़ा एक साथ, और 23,150 को एफर्टलेसली तोड़ा हमने। कल भी मार्केट खुला, उसके बाद 23,150 सपोर्ट लिया, इसलिए वो लॉन्ग स्ट्रेटजी काम की। आज 23,150 पे सपोर्ट नहीं लिया और उसके बाद मार्केट ने मुड़कर नहीं देखा, और अब इकलौता सपोर्ट 22,800 पर है। 22,800 चार्ट के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से काफ़ी क्रूशल है। 22,800 का अगर आप नहीं बचा पाए तो जो रीसेंट लो था 21,900, जहाँ से पूरी रैली की शुरुआत हुई थी, उसका रास्ता खुलेगा। और इस स्विंग ने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी है, 23,800 पर डबल टॉप बना मार्केट का। ये बात क्लियर हो गई है कि 23,800 पर पहले हम गिरे ट्रम्प टैरिफ की वजह से, फिर एक रिलीफ रैली हुई, हमें 23,800 तक लेके गई, 23,800 से हम फिर फिसले। तो 23,800 पर एक डबल टॉप का कंफर्मेशन दिया निफ्टी ने। अब तेज़ी के लिए 23,150 इसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। सबसे क्रूशल होगा कि हम इसके ऊपर बंद हो पा रहे हैं या नहीं बंद हो पा रहे हैं, ये निफ्टी के लिए क्रूशल होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज सुबह भी हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी के नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, HDFC बैंक के नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी ने तो आज एक बार के लिए तो आपको ऑलमोस्ट 52,000 वापस दिखा दिया था। 51,900 तक तुम गए ही थे। लेकिन देखिए क्या है ना, जब मार्केट इतना वीक हो ना, तो रिलायंस 4% नीचे, लार्सन इतना नीचे, इन्फोसिस इतना नीचे, तो अकेला बैंक निफ्टी कब तक बचेगा? उसको भी गिरने का रिस्क रहेगा। तो इसमें आपको एक अप्रोच रखनी होगी कि अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 50,900 पर ले आए। 50,900 अगर आपने ब्रेक किया बैंक निफ्टी पर, अभी भी हम कल के लो से 600 पॉइंट ऊपर है, तो अगर उसको ब्रेक किया आपने तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव होगा, तब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। और तब तक अगर आप रिकवरी की उम्मीद रखेंगे मार्केट में किसी सेक्टर से, तो बैंक निफ्टी से रखेंगे। लेकिन खैर आज का टेक्सचर काफ़ी ख़राब रहा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन आज देखने को मिला? देखिए अनुज, जो चीज़ थोड़ी सी कंफर्टेबल है, गुड आफ्टरनून, उसमें मेरे ख्याल से अभी 2 स्टॉक्स हैं जहां पर अपडेट्स और मतलब जो घटनाक्रम है वो फेवर कर रहे हैं। लुक एट इंडिगो अनुज, करीब 1.5% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है 5109। अगर मैं स्टैट्स देखूं तो अभी भी स्टैट्स लॉन्ग के फेवर में 5109 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी भी अच्छी पुट राइटिंग 5,5100 की स्ट्राइक पे। तो प्लेसमेंट इंडिगो की ठीक लग रही है। और एक मैरिको, इनफैक्ट ये डिस्कशन हमने 2 बजे के आसपास, ये 12 बजे भी किया था कल के क्वार्टरली अपडेट के बाद, जो कि स्पेशली इन फ्रंट ऑफ और इन अगेंस्ट डाबर बेहतरीन लग रहे थे। बहुत अच्छे डेटा अनुज, और 671 स्ट्रॉन्ग वाई पैटर्न। आज के बाजार में भी जब निफ्टी क्रैक हो चुका है ऑलमोस्ट 450 अंक नीचे, 3% ऊपर, 7 लाख शेयर का एडिशन। और जहां तक क्रैक का सवाल है, जो बहुत गंभीर अगर आप देखें तो क्रैक है, उसमें अनुज सबसे ऊपर आता है टाटा मोटर्स। स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़ एक बार। 613 टाटा मोटर्स अब फ्रेश लोज विजिट कर रहा है इस दौर के, यानी जनवरी 2024 के बाद पहली बार इस लेवल पे। और इस प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द प्राइस जो कि जुलाई 2024 में था, यानी 6, 7, 8, 9 महीने में अनुज ये स्टॉक आधा हो गया। और जरा आप इसका ओआई पैटर्न देखिए अनुज, लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग। एक रत्ती भर की कवरिंग नहीं है, 80 लाख शेयर बिल्डअप हुआ अनुज। मतलब एक बार के लिए मैं भी देख के थोड़ा सा हैरान रह गया था। यहाँ पर जो पेन है, ह्यूज शॉर्टिंग। और एक स्टॉक और रखना चाहूँगा, और वो है मेटल्स में। जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा नाल को। और यहाँ पे भी आज एक रेंज ब्रीच हुई 159 डे लो पर अनुज, बहुत शॉर्टिंग। मेटल्स, ऑटो इसमें आज, और इनफैक्ट फार्मा अनुज काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग। लेकिन मैं आज थोड़ा सरप्राइज था टाटा मोटर्स की शॉर्टिंग को देख के अनुज। ये तो वही बात ऑटो की, बट कल हमारे पास एक पॉकेट थी फार्मा कि जनाब चलिए कुछ तो हमारे पास है बैंक निफ्टी के अतिरिक्त जो हमको कंफर्ट देगा।
बट डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो ऑल इन, मतलब कुछ मत छोड़ो, है ना? हाँ, कहीं गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन्होंने। ऐसे में तो जो चाइना का सुबह स्टेटमेंट था कि भाई आपने तो एक ग्लोबल टैरिफ वॉर छेड़ दी और ऐसे में पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ये बाजार क्या वही फैक्टरिंग करके चल रहा है? देखिए, मैं अभी भी ये मान रहा हूँ, उन्होंने कहा ज़रूर है कि फार्मा एग्जेम्प्ट नहीं होगा टैरिफ से और फार्मा पे भी टैरिफ लगेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए वीरू, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आपको माइग्रेन है और आपको एक ही दवाई काम करती है माइग्रेन की, जैसे मुझे करती है, तो मैं तो 16 साल से माइग्रेन का पेशेंट हूँ। फॉर एग्जांपल 16 साल पहले मैं जो दवाई लेता था वो 4 गोलियों का पैकेट आता है, वो 80 रुपये का आता था। आज वो 260 रुपये का आता है। अब मैं उसको 260 का वो 360 हो जाएगा, तब भी मैं लूँगा उसको, मेरे पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। आई थिंक काफ़ी हद तक ये इसलिए भी हुआ था कि फार्मा में पोजीशनिंग पहले से काफ़ी स्ट्रांग थी और हमने कल भी बात की थी, कल एक गैप अप के बाद आई थिंक हर कोई बस चेज़ कर रहा था उसको, उस वजह से वो थोड़ा सा कल भी लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की थी, आज भी इन्होंने ये कहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर एक सेक्टर, जितने भी टैरिफ से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें से अगर एक सेक्टर यहाँ से सर्वाइव करके अगर अपने आज के लॉसेस को कवर कर पाएगा, वो फार्मा होगा। उसका कारण पता क्या है? ये तो इम्पैक्ट आजकल में ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद अर्निंग सीजन शुरू होगा। सब कंपनियों ने, जितनी भी वहाँ पर कंपनियाँ, सब ने इस रिस्क के हमारे रीस्टॉकिंग करके रखी है। फार्मा के नंबर्स बहुत शानदार आएंगे इस क्वार्टर, यूएस बेस्ड कंपनीज़ के। वहाँ पर आपको मौका मिलेगा अगर आप इस पोजीशन में अटके भी हैं तो वहाँ से निकलने के लिए। रही बात टैरिफ के इम्पैक्ट का, अब क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक चीज़ और कही है कि हम जो भी टैरिफ लगाएंगे आप उनको पास ऑन नहीं कर सकते टू कंज्यूमर। लेकिन आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि कंपनियों के पास स्कोप होता है ये बोल के कि हमारी R&D कॉस्ट बढ़ गई है या कुछ और कॉस्ट बढ़ गई हैं, ये बोल के थोड़ा सा आप उसको पास कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली टैरिफ का इम्पैक्ट, बट कुछ और इम्पैक्ट करके। एंड आई थिंक जो सामने पार्टी है वो भी इस चीज़ को समझती है। तो आज इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि कल ये इंडेक्स काफ़ी चला था, प्लस सबको लग रहा था कि अब एटलीस्ट इस पर टैरिफ नहीं लगेगा। आज मेरे ख्याल से ये भी स्टेटस को ऊपर आ गया है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आगे जाते हुए लोअर लेवल से यहाँ पर वापस रिकवरी भी आए, वो शायद अर्निंग सीजन के बाद आपको पता चलेगा। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और आज के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, कार्यक्रम का क्रम समझेंगे, लेकिन सवाल मेरा आईटी सेक्टर को लेके। फार्मा सेक्टर भी हमने डिस्कस किया, चर्चा की इस पे। आईटी सेक्टर कल तो डेंट था इस पे, आज भी 3% से ज़्यादा लुढ़क गया है ये। जिस तरीके से इन्फ्लेशन की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है। स्टॉक्स देखें आप, मिड कैप में परसिस्टेंट, कोफोर्ड 6% से ज़्यादा टूट गया है, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स। लेकिन इन्फोसिस पर अगर नज़र दौड़ाएंगे आप तो ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ही चला गया है। आईटी पर अब क्या राय बनती नज़र आ रही है? क्या यहाँ से और पेन गहराएगा? श्रेया, मैं एक चीज़ बताऊँ, कई बार ना आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी ज़िंदगी की बेस्ट कॉल आपने दी बाई चांस, और वो बाद में रियलाइज़ होता है। हमने आई थिंक 10 या 12 दिन पहले से आईटी पे एक शॉर्ट व्यू लिया था। आई थिंक मेरी और वीरू की लगातार बात हुई थी, हमने इसका निफ्टी आईटी का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। आई थिंक हमने एक व्यू लिया था निफ्टी आईटी पर कि अब यहाँ पर शॉर्ट हो जाइए आप, और भूल कर भी लॉन्ग के बारे में मत सोचिए एज अ ट्रेडर। और कल परसिस्टेंट और कोफोज की हमने बात की थी। कल आपको याद होगा कल किस तरीके से परसिस्टेंट 10% नीचे बंद हुआ था, और आज फिर देखिए आप क्या हाल है इन स्टॉक्स का। कल 10% गिरे, आज 5% गिरे। पोजिशनल शॉर्ट अगर आप यहाँ रहे हैं, बड़ा पैसा बना है। और मैं सच बताऊँ ना, आई थिंक जो लोग मुझे सुनकर एक्ट करते हैं, आई थिंक उन्होंने इस ट्रेड को बखूबी खेला होगा, क्योंकि इस पे मैंने साफ ये 2 स्टॉक्स की बात की थी, क्योंकि आप निफ्टी आईटी को नहीं प्ले कर सकते। 10 से हमने काफ़ी दिन से एक शॉर्ट व्यू लिया था, और परसिस्टेंट और कोफोज, ये 2 स्टॉक्स को इन स्पेसिफिक बात की गई थी कि इन 2 स्टॉक्स पर फोकस रखिए। इवन जब मार्केट बुल मार्केट में था, इन 2 स्टॉक्स पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी। कोफोज आपको याद होगा पिछले क्वार्टर के बाद जब शानदार नंबर आए थे, 10,000 तक गया था, तब 8500 पे प्रॉफिट बुकिंग कॉल आपको खराब लग रही होगी, लेकिन वहाँ से देखिए आप 10,000 का हाई था इसका, 10,000 के हाई से 6700 पर आए, 33% फिसला है। अच्छा, क्या होता है ना, उस समय कोई नहीं आपको बोलता है कि उस समय तो बस वो उस दिन चल गया तो सब खुश हो गए, उसके बाद देखिए किस तरीके से गिराई। परसिस्टेंट में भी ऑलमोस्ट यही व्यू रहा है। और मेरा अब ये मानना है, आपने सही बोला कि 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे हैं। नॉर्मली हिस्टोरिकली 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप अगर एसआईपी करेंगे, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इन्फोसिस और टीसीएस, बस 2 स्टॉक्स, उससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। इन्फोसिस और टीसीएस, यहाँ पर अगर आप
अगले 4-5 महीने पेन झेलने को तैयार है। हो सकता है इन्फोसिस 1250 से 1300 चला जाए, मुझे नहीं पता। हो सकता है TCS एक बार के लिए 2900 से 3000 आ जाए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आप कभी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं और 10-15% की गिरावट तक में ये रिसेशन को पूरी तरीके से प्राइसिंग कर लेगा सेक्टर। और इसके लिए तरीका ये होगा कि एज इन्वेस्टर यहाँ से आप अब SIP शुरू करें। एज अ ट्रेडर अभी भी कंप्लीट अवॉइड है, शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एज अ ट्रेडर अभी भी आपको इसको अवॉइड करना। चलिए आज का ट्रेंडिंग स्टॉक की बात करें। आप इसमें बने रह सकते हैं, ये दो स्टॉक इन्फोसिस बने नहीं रह सकते, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं और जिस तरीके से आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, शुरुआत करते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। अभी आपके स्क्रीन पर किस तरह से गिरावट इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। मैक्सिमम आपको स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के, इनफैक्ट मेटल सेक्टर के भी देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील जैसे टूटा आज 8.5% से ज़्यादा, हिंडाल्को देखिए 7.5% से ज़्यादा लुढ़क गया, ONGC 7%, टाटा मोटर्स 6.25% के करीब गोता लगा के आज के सेशन में। और कुछ काउंटर्स मेटल स्टॉक के आपको देखेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर 9.25% टूटा, वेदांता 8.25% के करीब, लॉरस लैब 7.5%, हिंद जिंक भी यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली 7.5%। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स गिरावट में भी चल रहे थे। बजाज फाइनेंस देखिए Q4 अपडेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रोकरेजेस बुलिश और उसका रिवॉर्ड आज देखने को मिला है लगभग 1.5%। अब टाटा कंज्यूमर, ये कल भी तेज था, आज भी तेज है, लगभग 1.5% करीब इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक अगेन Q4 अपडेट काफ़ी मजबूत, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे हैं, 1.5% की तेजी। और डिटेल में समझेंगे इन दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर। ICICI बैंक में भी आज खरीदारी देखने को मिली 0.5% के करीब। कुछ ऐसे और काउंटर्स जहां पे हमें खरीदारी देखने को मिली, देखिए पंजाब हाउसिंग फाइनेंस जब इसमें शामिल हुआ था तब इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मैरिको FMCG का स्टॉक यहाँ पे देखिए 1.5% की तेजी, इंटरग्लोब एविएशन अगेन 2% तेज, और मैक्स हेल्थ केयर में आज 1.5% की तेजी टॉप गेनर्स में शामिल आज नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, रचना वैद्य और स्नेहा सेठ से। 2:15 बजे विनी मोतीवाला बताएंगे आपको कि अमेरिका के संभावित टैरिफ का फार्मा सेक्टर पर कितना असर हो सकता है। 2:20 पर इसी मुद्दे पर आशिका क्रेडिट कैपिटल की चीफ बिजनेस ऑफिसर इशिता जैन से खास चर्चा करेंगे। 2:25 पर मिताली बताएंगे आपको HDFC बैंक पर ब्रोकरेज कितने बुलिश हैं। साथ ही मैं बताऊंगी आपको बजाज फाइनेंस ने क्यों दिखाया है आज के सत्र में दम। 2:30 बजे कंचन से जानेंगे ट्रम्प टैरिफ और मंदी की आशंका से भारतीय IT सेक्टर पर कितना होगा असर। 2:35 पर मनीषा गुप्ता बताएंगे आपको मेटल में क्यों आई तेज गिरावट। साथ ही 2:45 बजे मिताली बताएंगे आपको सीमेंस में आज क्यों है तगड़ा एक्शन। 2:50 पर मिताली ही बताएंगे आपको कि इस साल FIs का क्या है एक्शन। साथ ही 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के CIO निमेश चंदन जी। 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। इसके अलावा 3:20 पर मिताली से जानेंगे अगले हफ्ते कि क्या है अहम ट्रिगर्स। ओके चलिए हमारे गेस्ट तैयार हैं हमारे साथ। बहुत ही टफ दिन है, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली सिंपैथी रखता हूँ आप सबके साथ इस मार्केट में कैसे ट्रेड ढूंढी जाए, लेकिन आई एम श्योर आप बखूबी काम करेंगे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की। गुड आफ्टरनून। वाकई में आज डिफिकल्ट डे है टू फाइंड अ ट्रेड, क्योंकि गैप डाउन पे स्टॉक जो मुझे वीक नजर आता है इस वक्त वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें वीकनेस है, ऑलरेडी 4% डाउन है। मेरे ख्याल से ट्रेड करा 176.25 पर, और स्टॉप लगाना चाहिए सबसे पहले, वो है करीब 178 का, करीब 2-2.25 का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। डाउनसाइड टारगेट करीब 172 टू 170 एक जोन है, वहां तक आना चाहिए। तो यस, गेल पर शॉर्ट। ओके 176 पे रात देखें शॉर्ट कॉल है ये। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए फिनिक्स लिमिटेड में बिकवाली करने की राय रहेगी यहाँ पर। आज स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो फिनिक्स लिमिटेड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1569 के प्राइस चल रहे हैं, आपको 1596 का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 1520 के टारगेट सेट करने हैं इसके फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 1550 का पुट ऑप्शन 45 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आप 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 70 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। फिनिक्स मिल्स पे बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपने क्या पिक किया है आज के सेशन के लिए।
गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैंने कमिंस इंडिया पे सेल देना है। कमिंस मुझे लगता है एक सीरियस ब्रेकडाउन है आज। लुकिंग एट द चार्ट मुझे लगता है जो स्टॉप लॉस है, अभी क्या है श्रेया, प्रॉब्लम है कि बहुत सारे काउंटर जहाँ पे ब्रेकडाउन है वो लोअर एंड पे है, तो स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे। तो रिस्क एपेटाइट है तो डेफिनेटली आप सेल ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस होगा 2900 का। इसका जो टारगेट दिखता है श्रेया, वो रहेगा करीबन 2720 से लेके 2700 का, वो एक रेंज है। तो कमिंस इंडिया इज अ सेल। कमिंस इंडिया इज अ सेल। तो चलिए, आज अब तक 3 सेल कॉल्स हैं और इस मार्केट में रचना जी तो खैर सेल ही लेकर आई होंगी। रचना जी तो बुल मार्केट में भी सेल कॉल देती हैं, तो यहाँ तो सेल बनता ही है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड है आपकी? नहीं अनुज जी, हमने बहुत सारे बाय कॉल। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखिए, फ्राइडे है, थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये हम शॉर्ट रहेंगे, वो बात सही है आपकी बिल्कुल। सो जैसे आप मार्केट सही रीड करते हैं, ऐसे हम लोग को भी सही रीड करने लग गए हैं। तो टाटा स्टील के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। 141 पे है ये, एंड बहुत बड़ी और बहुत ही डरावनी रेड बार है आज की। एंड आई डोंट सी दिस सेटलिंग डाउन एनीवेयर जस्ट बिकॉज 8% हो गया है। तो हमें ये लगता है कि ये डाउन साइड पे करीब करीब 135-130 तक जा सकता है। अभी 141 पे है हम, तो यहाँ पे 145 का ऐसा लगा कि अगर पोजिशनली भी शॉर्ट करा जाए तो इसका टारगेट 135 एंड 130 हो सकता है पोजिशनली। ठीक है, टाटा स्टील टॉप लूजर्स में शामिल। यहाँ पे शॉर्ट करने की राय रचना जी की तरफ से आती हुई। स्नेहा सेठ जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून। सो मेरा भी सेल कॉल है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर में काफी समय से एक प्रेशर ही है। 20 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ऑन दी डेली चार्ट। मेरा मानना है यहाँ से जो एक सपोर्ट था अराउंड 384 385 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 384 यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन रहेगी, और जो टारगेट है वो 340 के रहेंगे। बिरला सॉफ्ट सेल 365 पे। इस लेवल पे भी स्नेहा जी ने कोई दया बिरला सॉफ्ट पे नहीं दिखाई। और शब्दों का चुनाव देखिए इस पूरे पैनल का। अभी आज कह रही थी रचना जी के डर लग रहा है टाटा स्टील की कैंडल को देख के। आदत पड़ गई है रचना जी पिछले 6 महीने में, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है ना डरने की, राजेश अग्रवाल जी बिल्कुल नहीं डरते। जैसे अनुज ने शुरू में कहा ना कि मुझे खेद है कि आप लोगों को ऐसे बाजार में भी बैठना पड़ेगा, राजेश जी ने कहा ना, हमें कोई खेद नहीं है। 1:30 बजे तक हमने रात को सीरीज निपटाई, उसके बाद 100 खाई और कार्यक्रम में आ गए, है ना राजेश जी? कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ यही अच्छा होता है ना? कोई डरने की जरूरत है। राजेश जी क्या कह रहे हैं आप? अभी आशीष अनुज जानते हैं, कल बात कर रहे थे आशीष और हाँ, तो कह रहे थे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1:30 बजे तक सीरीज निपटाते हैं नेटफ्लिक्स पे। आजकल ऐसी दुकान कौन सी सीरीज निपटाई फिर राजेश जी आपने कल रात को? गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, श्रेया, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। वीरू जी ने कहा डरने की बात नहीं है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। वीरू जी मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कम से कम 20 साल पुरानी तो बिल्कुल जान पहचान है हमारी। और कहा जाए तो मैं इस बात को फॉलो करता हूँ कि डर के आगे जीत है। तो मेरा तो ये रिकॉर्ड रहा है कि कोविड में जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी, उस वक्त भी मैं आपके शो करता था और हमेशा बाय कॉल ही थी, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट के पास सेल कॉल बहुत रेयरली आती है कि कोई फंडामेंटल्स चेंज हो जाए तभी। और सीरीज की जहां तक बात आपने करी, एक मेरी छूट गई थी सीरीज बीच में, महारानी 3, तो वो अभी इस वक्त मैंने कल उसे खत्म किया है। अब आज से तो नई सीरीजें आ रही हैं, तो आज से आज की बात देखी जाएगी। और जहां तक बाजार का सवाल है, बाजार में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो हम लोग बचपन में जब इतिहास पढ़ा करते थे स्कूल में, तो एक पागल राजा की कहानी पढ़ा करते थे जो मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके रैश डिसीजंस होते थे। मुझे ट्रम्प साहब के बयानात देख करके, खास करके वो जो अंटार्कटिका पे पेंगुइन्स पे भी टैरिफ लगा दिया ये कह करके कि उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन किया है, मुझे वही याद आया। तो लगता है कि आगे भी ऐसे कुछ नए नए लगाते रहेंगे। फार्मा के लिए उन्होंने कहा है कि लोग घबरा जाएंगे देख के, ऐसा कोई नहीं देखा ही नहीं होगा जो फार्मा पे मैं लगाऊंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और इन सारे हालात के बीच में मुझे लगता है कि ऐसी थीम्स जो डोमेस्टिक थीम हो, जहाँ पे इंटरनेशनल की जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता हो, वहां पे ध्यान देना चाहिए, खास करके कंजम्पशन की, डिफेंस की या हेल्थ केयर की, ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो कंजम्पशन से मुझे लगता है कि इंडिगो
पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ कर कि अगर आप देखो तो भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल जो है वो कैलेंडर ईयर 30 तक डबल हो जाएगा। और ये जो बढ़त होगी वो मिडिल क्लास को लेकर के होगी, जहाँ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की काबिलियत छड़ी हुई है, कई छोटे एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं और इंडिगो चूंकि मार्केट लीडर है इसमें, तो ये एक इस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सक्षम है। और इंडिया को अगर आप देखो तो न केवल डोमेस्टिक ट्रैवल बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी बढ़ता जा रहा है और कई देशों ने तो वीजा फ्री ट्रैवल का भी और अराइवल वीजा ऑन अराइवल का भी ऑप्शन दे रखा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंटरग्लोब एविएशन ने पिछले एनालिस्ट कॉल में ये कहा था कि हर हफ्ते एक एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे, कैपेसिटी डबल कर देंगे, नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे, 14 नए डेस्टिनेशन और 3000 नए एम्प्लॉयज जोड़ेंगे FY26 में। ये एक बहुत अच्छे कम से कम आने वाले दिन की ओर इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की कोई की मंशा हो या शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी हो तो मैं समझता हूँ जो इनके जो हालिया हाई बने थे 5190 रुपए का, वो टारगेट रख सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप इसे थोड़े से लंबी अवधि के लिए रखें और राइड करें। अच्छा, लेकिन राजेश जी एक सवाल है मेरा। अब आपने बात छिड़ी एंटार्क्टिका की, ये पेंगुइन की तरफ से टैरिफ देगा कौन? देखिए, कल मैंने आशीष जी के साथ सागो में भी ये बात कहा था कि पेंगुइन आप घबरा जाएंगे कि टैरिफ देगा कौन। जाहिर सी बात है कि उनके पास तो पैसे हैं नहीं, तो वो हाँ। शायद उड़ के इंडिया आ जाए और उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए होगी क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके सिवाय तो मुझे और कुछ सूझ रहा नहीं है। पेंगुइन पेंगुइन उड़ता है। अच्छा बीरू, बचपन में एक शो आता था, आपको याद है या नहीं पता नहीं, वो पिंगू करके एक आता था, याद है? वो पेंगुइन था एक छोटा सा, वो फिलर होता था, वो 2 शोज के बीच में आता था। एक बहुत आई थिंक राजेश जी आपको याद होगा, वो एक छोटा सा पेंगुइन था, पिंगू करके आता था वो डीडी पर। तो उसकी थोड़ी सी याद आ गई आज ये बातें सुन के। वैसे पेंगुइन उड़ नहीं सकता, वो धीरे धीरे चल सकता है सिर्फ। नहीं, कोई बात नहीं। आज राजेश जी ने आंसर बहुत अच्छा दिया। आई मीन शुरू में जो आपने तुलना करी डोनाल्ड ट्रंप की, अच्छा इंडिगो का कॉल थी। अच्छा, ये थोड़ा ट्रैवल पे बात करते हैं। अनुज जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए एक प्लान किया ट्रिप, और मैं मानता हूँ खुद कि दोस्तों के साथ प्लान की हुई ट्रिप कुछ अद्भुत होती है और अच्छी होती है। अनुज कहाँ जा रहे हैं खुद बताइए, फिर उस जगह पर मैं आऊँगा। देखिए वीरू, मैं एक्चुअली ऑफ लेट ना मुझे बहुत शौक चढ़ा है सफारी का, तो मैं टाइगर सफारी पर जा रहा हूँ। और आ जाइए, आप भी आ जाइए। और देखिए, थोड़ा जगह बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन एक टाइगर सफारी पे जा रहा हूँ मैं। अगर होपफुली स्पॉटिंग हुई तो एक आध पिक्चर्स आपके साथ फिर शेयर करूँगा। वैसे मैं वर्क प्लस ये दोनों है मेरा, क्योंकि मेरा आज शाम को मेरी एक मीटिंग है दिल्ली में, और मंडे को मुझे दिल्ली में कुछ काम है। तो इसके लिए, तो इस बीच में मैं सोचा कि चलो फटाफट एक वीकेंड पे ये काम भी निपटा दिया जाए, इसके लिए। हाँ, सफारी ज़रूर करिए। और अपने तो खैर घर के पीछे से चलती है हरिद्वार में, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जब जाते हैं तब हो आते हैं। और जो रानीपुर की जो वो है ना सफारी, उसमें अनुज लेपर्ड स्पॉटिंग, एलिफेंट, ये होती ही होती है। तो खैर मुझे भी बहुत शौक है। मैं भी इनफैक्ट इस वीकेंड या अगले वीकेंड पे जाऊँगा तो एक सफारी कंप्लीट करूँगा। लेकिन दोस्तों के साथ जाना वाकई बहुत अच्छा होता है। चलिए अभी काम करते हैं, लौटते हैं बाजार पे, और इट्स 22901। अब कुछ थोड़े से टॉपिक्स को छेड़ते हैं। राजेश जी, जिस पॉकेट ने हमें कल तक सिक्योर रखा था, दैट वाज फार्मा। राजेश अग्रवाल जी से ये प्रश्न मेरा है। राजेश जी, आपने अभी थोड़ी देर पे हम इस डिस्कशन में आएंगे भी और डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो अनुज ने पॉइंट रेज किया था यहाँ पे कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसको आप इवन हायर प्राइसेस पे डेफर नहीं कर सकते। ये डिमांड अपनी क्रिएट करके रखती है और हमेशा क्रिएट करके रखती है। फार्मा के इस डिप को आप कैसे कंसिडर करेंगे? आज सुबह जो 9:30 पे आसपास वो स्टेटमेंट आया, उसने प्राइस डैमेज किया। इस प्राइस डैमेज पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं अनुज जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि वो माइग्रेन की दवाई 20 रुपए पे भी लेते थे और आज ऊंचे दाम पे भी ले रहे हैं, और कल और भी बढ़ जाएंगे तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माइग्रेन को ये नहीं बोल सकते कि भैया दाम बढ़ गए अब तो मैं दवाई नहीं लूंगा, तुम अपना देख लो। ये होता नहीं है, लेना ही पड़ेगा। आपको अगर कोविड का समय याद हो तो लोग
जो गुटखा पान पराग वगैरह खाते हैं, उन्होंने 10-10 गुना प्राइसेस में वो खरीदे। सिगरेट, वो शराब, वो सारी चीजें जो नहीं मिल रही थी, वो 10-10 गुना प्राइसेस में ले रहे थे लोग। तो वही बात अभी भी लागू हो रही है कि ये जो फार्मा में अगर टैरिफ लगती भी है, तो भी इनकी खपत कम नहीं होंगी। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नए-नए उत्पाद कंपनियाँ बना रही है, एक्सपैंड कर रही हैं, नए एएनडीएस फाइल कर रही है, तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय कंपनियाँ जिनका एक्सपोज़र यूएस में थोड़ा-सा कम है, दूसरी जगह अच्छा खासा है यूरोपियन यूनियन वगैरह में, वहाँ अच्छी बढ़त हो सकती है। यूएस में शॉर्ट टर्म के लिए जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ हैं या ज़ाइडस हैं, ऑरोबिंदो है, इनको हो सकता है कि थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए और मार पड़े और मौजूदा स्तर से और भी 5-7%, 10% टूट जाए। लेकिन खरीदारी इसमें बनती है बनिस्बत कि आप कम से कम साल 2 साल का नज़रिया रखते हो। लमसम खरीदारी ना भी करना चाहें, तो एसआईपी तो मेरे ख्याल से जो टॉप की कंपनी जैसे प्ला, डॉक्टर रेड्डी, ऑरोबिंदो, ये सब में करनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे आप लॉन्ग बने रह सकते हैं, जिन स्टॉक पे अभी राजेश जी ने गिनाया। आपको इसी सेक्टर पर और चर्चा करते हैं। देखिए, कल सबसे अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही थी फार्मा सेक्टर में, लेकिन आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। खबर हम सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर बड़ा टैरिफ बम फोड़ा है और उनका ऐलान आया आज कि अमेरिका जल्द फार्मा पर टैरिफ लगा सकता है। क्या है डिटेल और किन भारतीय कंपनियों पर इसका असर देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ी हुई हैं। बताइए विनी। बिल्कुल, तो आज जो रीसेंट कमेंट्री आई है ट्रंप से और प्रेसिडेंट ट्रंप से, उन्होंने बताया है कि अब वो फार्मा को एक सेपरेट कैटेगरी की तरह देख रहे हैं। कल भी हमको पता था कि यस, फार्मा में आएंगे टैरिफ्स, पर कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे, वो नहीं पता था। अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि उन्होंने बोला वो अनाउंस कर लेंगे ये टैरिफ नियर फ्यूचर में होंगे और डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं। तो जल्दी जल्द हम देख सकते हैं कि मे बी फार्मा में भी कोई टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। अभी ये अंडर रिव्यू है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की कमेंट्री थी। नाउ रिकैप करते हैं कि क्या हुआ था, इंडिया में कितनी टैरिफ लग रही है फार्मा प्रोडक्ट्स पे, कितना यूएस में जो जा रही है प्रोडक्ट। नाउ इंडिया जो चार्ज कर रहे हैं टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे, वो फ्रॉम यूएस जो है वो है 10% की टैरिफ, वाइल यूएस अभी कोई टैरिफ नहीं चार्ज कर रहा है इंडिया पे। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये टैरिफ की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है ये फार्मा सेक्टर में, और कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिस्क है? जेनेरिक फॉर्मुलेशन प्लेयर्स और सीएमओ प्लेयर्स फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होती है स्पेशली जेनेरिक प्लेयर्स की यूएस मार्केट में, और उसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ओवरऑल बात करें तो सिटी ने बताया है कि एनालिसिस करके कि वन टाइम का जो इबिडा इम्पैक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है वो एज मच एज 9 to 12% की रेंज के बीच में हो सकता है। नाउ डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एक्सपोजर है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा 50% एक्सपोजर है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इबिटा पे वो होगा अराउंड 8 to 10% में। औरोबिंदो फार्मा 48% की एक्सपोजर है यूएस से, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा अराउंड 12 से 13%। डॉक्टर रेड्डीज भी 10 से 12% की इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी उनका एक्सपोजर है अराउंड 47%। लुपिन 37% है एक्सपोजर, उसका इम्पैक्ट होगा 6 to 7%। सिप्ला का भी 5% से कम ही होगा इम्पैक्ट, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। तो यहाँ पे लुपिन, सिप्ला, सन, टोरेंट इम्पैक्ट कम है ना। इनमें से कई सारी कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे यूएस में उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसीलिए सिप्ला देखे, लुपिन देखे, डॉक्टर रेड्डीज देखे, इनकी इम्पैक्ट थोड़ी कम है इन टर्म्स ऑफ इबिटा। दूसरी कंपनी जिसकी ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सिंजन, पिरामल फार्मा और सायोलाइस साइंसेस, तो इन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। पर ओवरऑल एज ऑफ नाउ फार्मा थोड़ा प्रेशर में है आज, जो रीसेंट कमेंट्रीज आई उसकी वजह से। ओके, चलिए विनय, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए आशिका क्रेडिट कैपिटल से इशिता जैन जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। इशिता जी, गुड आफ्टरनून। क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, क्योंकि कल तक सबको लग रहा था कि चलिए फार्मा बचा हुआ है, आज ट्रंप साहब ने बोल दिया कि फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे और ऐसा टैरिफ लगाएंगे जो पहले कभी नहीं सुना हो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कमेंट्री आया है फार्मा के ऊपर, हमको ये याद रखना चाहिए कि उनने ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री पे कमेंट किया है, ना कि सिर्फ इंडिया पे। हमारे आगे एक बहुत बड़ा प्लेयर है चाइना, बहुत बड़ा प्लेयर है यूरोप और बहुत बड़ा प्लेयर है साउथ कोरिया।
हम लोग इनसे ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं, चाइना से नहीं पर बाकी सबसे, लेकिन वैल्यू में साउथ कोरिया भी हमसे आगे है और यूरोप भी हमसे आगे है। परसों हमने देखा कि उनने यूरोप की सारी कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया अपने टैरिफ प्लान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ा ओवर रिएक्शन हो गया है, क्योंकि हमको ऐसा लगा है कि उनने सिर्फ़ हमको बोला है, जबकि वो बात सही नहीं है। उनने ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री को बोला है। तो आई थिंक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ऑलरेडी डिस्कशन चल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अब वो ट्रेड एग्रीमेंट में फार्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा, क्योंकि जो हम यूएस में फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही हाई इम्पोर्टेंस एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस एग्रीमेंट के बाद भी क्या नेगोशिएशन होते हैं विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। Ishta, लेकिन let's think about or assume a worst case scenario. Since we, go for approximately 10% tariff, तो यूएस कितने पे जा सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली इससे जो हमारी फ्रंटलाइन कंपनियां हैं जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, लाइकली टू भी उनके एबिटा पे कितना परसेंटेज इम्पैक्ट पड़ेगा? थोड़ी पिक्चर ड्रॉ कर सकेंगे अगर आप हमारे लिए तो? हाँ, तो जैसे मैं देखती हूँ टैरिफ को आप सिंगल तौर पे नहीं देख सकते हैं, आपको टैरिफ को रिलेटिव तौर पे देखना पड़ेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आते हैं इज़ इर्रेलेवेंट, बाकी क्लास को कितने नंबर आए हैं इज़ रेलेवेंट, उस पे रैंक डिसाइड होती है। तो अगर इंडिया को उसने टैरिफ किया 10% पे, लेकिन चाइना को टैरिफ किया 15% पे, तो वहीं हमारा गैप बनता है। अगर आपको याद होगा, पहले जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुआ था, यूएस ने चाइना पे हेवी टैरिफ्स लगाए थे, इंक्लूडिंग फार्मा पे। तो इंडियन कंपनीज ने एक्चुअली काफ़ी बेनिफिट किया था उससे। ऑब्वियसली जेनेरिक कंपनी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनके लार्ज एक्सपोजर्स हैं यूएस में, वो जेनेरिक कंपनीज में हमेशा, अगर आप पास्ट पे पूरा हिस्टोरिकल देखेंगे, हर टाइम एक साइकिल आता है। जेनेरिक कंपनी में किसी भी रीज़न से, कॉम्पिटिटिव रीज़न से, या तो कंपनी ज़्यादा हो जाती हैं जो सेम माल बेच रही हैं, या फिर टैरिफ आ जाता है जिससे मार्जिन प्रेशर आता है। जो भी इश्यू होता है, जेनेरिक कंपनीज हर टाइम साइकिल में चलती हैं। तो ये फिर वही साइकिल आएगा, फिर से रीएडजस्ट होएगा। जो छोटे प्लेयर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको मार्केट छोड़ना पड़ेगा, और जो बड़े प्लेयर हैं वो अपना वापस EBITDA रीसेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर आएगा वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही आएगा। जैसे ही मार्केट रीएडजस्ट वापस होता है, EBITDA नंबर्स में वापस वो स्ट्रेंथ देखने मिलती है। ये जेनेरिक्स का नेचर रहा है एज अ बिजनेस। तो मुझे नहीं लगता दैट देयर इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ सच टैरिफ्स। सेकेंडली, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आई थिंक थोड़ा कुछ नेगेटिव न्यूज़ में आ रहा है फॉर CDMO। जो इंडियन कंपनीज हैं जो एक्चुअली में CDMO करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डी, जो डेवलपमेंट के लिए कहलाया जाता है, उस डेवलपमेंट में आप प्रोवाइड करते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स टू अमेरिकन कंपनीज जो प्राइवेट हैं, या तो फार्मा में या तो बायोटेक में। आई फील उनको कम इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके मार्जिन्स पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका एंड क्लाइंट इज प्राइवेट कंपनी, या तो फार्मा या तो बायोटेक। तो मुझे लगता है वो CDMO कंपनीज, भले ही उनका मैन्युफैक्चरिंग यूएस में नहीं है, यूएस के बाहर है, वो कंपनीज में कम इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मेरा ऐसा भी मानना है कि वो इम्पैक्ट चाइना कंपनीज को ज्यादा आएगा। तो जब चाइना कंपनीज को वो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, यूएस प्राइवेट कंपनीज को कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑल्दो हम काफी छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, भी हमारी छोटी है, कैपेसिटी भी हमारी कम है चाइना के मुकाबले में, पर थोड़े एटलीस्ट अगर हम शिफ्ट का बात नहीं करें, तो भी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स उसी भाव पे चलेंगे, या तो फिर भाव बढ़ सकता है। तो वो CDMO कंपनीज जो एक्चुअली हाई वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती हैं इंडिया में, वो बेनिफिट रहेंगी। और उसी डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे, तो जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कंपनीज, इवन API कंपनीज जो हाई वैल्यू, ना कि कमोडिटी API बनाते हैं, जो हाई वैल्यू API बनाते हैं, उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हाई वैल्यू API ना तो यूएस इंश्योरर को बेच रहे हैं, ना यूएस फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स को बेच रहे हैं, ना यूएस गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को। तो ठीक है, ये इशिता यूएस चाइना ट्रेड वॉर के टाइम भी हुआ था। जो लेस कमोडिटी API है, मतलब हाई वैल्यू API है, वो लोग बेनिफिट करेंगे फ्रॉम दिस ओवरऑल टैरिफ। बिल्कुल बिल्कुल इशिता जी, आप गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। बहुत डिटेल्ड आंसर दिया आपने। निष्कर्ष निकालूं मैं आपके पूरे एनालिसिस का, तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रेशर दिख नहीं रहा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा प्रेशर दिख नहीं रहा। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मैं जानना चाहूँगी, इस गिरावट में खरीदना चाहिए क्या स्टॉक? अगर आपके रडार पे कोई स्टॉक्स है जहाँ पे बेट लग सकते हैं, जेनरिक और CDMO को आपने सेग्रीगेट किया, थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी।
तो इसमें मुझे लगता है कि अभी इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में सोचना गलत होगा, क्योंकि एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसमें प्रोडक्ट वाइज क्या टैरिफ आते हैं। तो ये फार्मा इंडस्ट्री जो है, इट इज अनलाइक टेक्सटाइल और इट इज अनलाइक सीमेंट, जिसमें प्रोडक्ट वाइज टैरिफ लगेंगे, ना कि ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री पर टैरिफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक का मैं तभी बात कर पाऊंगी जब थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या टैरिफ लग रहा है। सो अभी भी जो टैरिफ है, जैसे वैक्सीन पे 0 टैरिफ रहता है, तो वो टैरिफ समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वाइज किस प्रोडक्ट कैटेगरी में ज्यादा टैरिफ लगाया गया है और किस प्रोडक्ट कैटेगरी में कम टैरिफ लगाया गया है। अब उसमें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशंस भी होंगे, उसमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी देखा जाएगा कि बाकी कंट्रीज क्या बना के दे रही हैं वर्सेस इंडिया। तो उसमें जब तक हमें प्रोडक्ट वाइज टैरिफ के ऊपर स्पष्टता नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर कंपनी वाइज कमेंट्री करना इज अ बिट थोड़ा मुश्किल। ओके नहीं, अच्छा इशिता जी, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इस सवाल को। आई एम श्योर स्टॉक स्पेसिफिक अभी बात करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन इन जनरल क्या इसमें इन्वेस्टिंग अप्रोच रखें जेनेरिक फार्मा पे खास तौर से हर गिरावट पर क्या ऐड किया जाए, क्योंकि इवेंचुअली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कि ईपीएस पे कितना इम्पैक्ट होगा। अगर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्या ये जो 8-8, 10-10% गिरे हैं और अगर और गिरते हैं तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? मुझे लगता है अगर और गिरते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जेनेरिक्स में जो ये बार बार बोला जा रहा है कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग वो शिफ्ट कराना चाहते हैं, ये ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली यूएस में शिफ्ट कराना जेनेरिक इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड, इंडियन कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज ने अपने जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग शट डाउन किए हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में यूएस में, क्योंकि कॉस्ट इतना हाई है और मार्जिन कुछ बचता नहीं है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में और अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो इसमें लेना चाहिए। और एक्चुअली और भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं काफियों के, जिनके यूएस में प्लांट हैं, जो एक्चुअली सीडीएमओ करते हैं। वो हमने पहले आशिका में बात किया है, जुबिलेंट फार्मोवा हमें पसंद आता है, मार्क्स फार्मा हमें पसंद आता है। काफी ऐसी कंपनीज हैं जो हमको लगता है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए टैरिफ से शायद नहीं करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इशिता जी, और अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। फार्मा एक सेक्टर जैसे आपको रेडार पे रखना है, इस पे बस एक टेक चेक ले लेते हैं। राजेश जी, औरोबिंदो फार्मा कल क्लियरली सबसे ज़्यादा हाई बीटा नाम है अब फार्मा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूएस एक्सपोजर इसी का है। कल टॉप गेनर था, आज टॉप लूज़र है, 6% नीचे। अब हालांकि रिकवर हुआ है लोअर लेवल से। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? राजेश सातपुते जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अनुज जी देखिए, आज जिस तरह से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, करीबन 1130 का एक लेवल था, स्विंग ट्रेड का लो था। जैसे 1130 का लेवल टूटा, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद फिर से रिकवरी, लेकिन ये 1130 अभी भी इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से इसका चार्ट अभी भी वीक है। सपोर्ट जो बनता है वो करीबन 1000 से लेके 980 तक का बनेगा। तो ये जो पुल बैक है, उसमें मुझे लगता है लिक्विडेशन करे, थोड़ा सा पोजीशन हल्का करे तो ज्यादा बेहतर होगा। सेल लेना है तो स्टॉप लॉस आपका करीबन 1160 का होगा, और इस सेल का टारगेट इनिशियल, जैसे मैंने कहा, इनिशियल होगा 1000 का, और उसके बाद 980 का। तो बड़े टारगेट्स यहाँ पे अनफोल्ड हो रहे हैं। ओके, बड़े टारगेट्स यहाँ पर अनफोल्ड होंगे। चलिए, अब कविता जी भी जुड़ी हमारे साथ शो में। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बहुत टफ मार्केट, क्या ट्रेड चूज किया आपने? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, वेरी टफ मार्केट, और 2:30 बजे तो मुझे ऐसा लग रहा था जोड़ो भी या नहीं जोड़ो। सो एमसीएक्स पर होगा मेरा शॉर्ट टर्म। या कविता जी, क्या दिक्कत था कविता जी? वो म्यूट बटन दबाते हम कुछ कर थोड़ी लेते हैं यहाँ से, हैं? थोड़ा बहुत छटपटाते, उसके बाद बोलते ठीक है कविता जी का टेक्निकल संपर्क हो नहीं पा रहा आज, है अनुज? क्या दिक्कत की बात थी? आपके पास तो रामबाण है। खैर कोई बात नहीं, वो कॉल दीजिए अपनी। लग रहा है म्यूट बटन दबा दिया हाँ कविता जी, कॉल। आजकल कविता जी से ज्यादा राजेश जी और गावस्कर यूज कर रहे हैं उस बटन को। टू गिव क्रेडिट वेयर ड्यू, जो क्रेडिट जहाँ पे बनता है वो देना चाहिए। कविता जी ने 3 महीने से नहीं यूज किया। अभी आजकल दिखाइए जरा, उनको भी दिखाइए, गाबा सर को भी और राजेश जी को भी दिखाइए, उनकी बात हो रही है। तो उनका ज्यादा आजकल यूज होता है। और पता है अनुज, कविता जी स्वीकार कर लेती थी कि हाँ गलती होगी। प्रकाश सर कहते पता नहीं कैसे हो गया, राजेश कहते पता नहीं कैसे हो गया, है ना? जैसे उसके खुद के हाथ पैर थे, उसने खुद ही अपने आप को अनम्यूट या म्यूट कर लिया हो। खैर कविता जी, कॉल क्या है आपकी? यस,
सो MCX पर होगा शॉर्ट। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा देख कर ट्रेड करना चाहिए, बट काउंटर अगर आप देखें अपने 50 वेमा के नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है अब। एंड इवन अगर डेली चार्ट्स पर देखें तो ये अपने डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देते हुए दिख रहा है। सो ये गिरावट और फर्दर बढ़ती हुई दिख सकती है। मुझे लगता है नियर टर्म काउंटर 4800 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, बट एज ऑफ नाउ 4980 4950 के प्राइस टारगेट के लिए आप इस पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5110। MCX डे लो पर फिलहाल कर रहा है कारोबार गिरावट के साथ 5.5%। यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल आती हुई कविता जी की तरफ से। अब एक और स्टॉक की बात करते हैं। हमने गिरावट देखी बाजार में, लेकिन एक स्टॉक जो डटकर खड़ा है आज, HDFC बैंक देखिए अच्छी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। दरअसल Q4 अपडेट है, ब्रोकरेजेस भी बुलिश है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। क्या है Q4 अपडेट और ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, इस ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई हैं। बताइए मिताली, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स? तो सबसे पहले टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे जेफरीज ने HDFC बैंक का टारगेट दिया है 2120 रुपये का, और गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे टारगेट दिया है 2090 का। कल जो बिजनेस अपडेट आया था उसके बाद यहाँ पे जेफरीज और गोल्डमैन सैक्स दोनों ही काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अपडेट्स पर नज़र डालें तो Q4 में लोन ग्रोथ 3% से बढ़कर 5.4% हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिटेल सेगमेंट में 9% की ग्रोथ देखने को मिली, और कमर्शियल एंड रूरल सेक्टर में 3% की लोन ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कॉर्पोरेट लोन हालांकि थोड़ा दबाव में देखने को मिला, 4% की यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। Q4 में AUM की बात करें तो 8% और डिपॉजिट 14% बढ़ते हुए नजर आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही जो डिपॉजिट्स का आंकड़ा सामने आया है वो 27.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। रूरल और कमर्शियल लोन ग्रोथ के लिए गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि यहाँ पे 12.8% तक के आपके फिगर सामने आ सकते हैं। लिक्विडिटी और एसेट क्वालिटी में भी यहाँ पे सुधार देखने को मिला है। बेसिकली NPAs इस क्वार्टर में काफी कम होते नजर आए। Q4 में कासा डिपॉजिट्स भी यहाँ पे बढ़े हैं 5.7% के फिगर्स के साथ। और साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ था उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही मर्जर से जो इनका मॉर्टगेज का पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स के बाद जेफरीज और गोल्डमैन सैक्स HDFC बैंक पे आज काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। ओके, HDFC बैंक पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, शुक्रिया मिताली। मीनवाइल ब्रेंट क्रूड देखिए 67.5 पर इस समय। अभी भी मार्केट हालांकि ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि मार्केट इस समय इतना ज़्यादा पेन में है, वरना इस लेवल पर 67.5 के क्रूड पर HP BP IOC को अब तक 7वें आसमान पे होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मार्केट का मूड माहौल नहीं है। ये शायद आगे जाके मौका बने आपके लिए, लेकिन अभी तो स्टॉक्स नीचे हैं। चलिए, HDFC बैंक की बात हुई तो बजाज फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। श्रेया, एक बार रिविजिट करते हैं। बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस आप टॉप गेनर्स में शामिल है। अच्छी तेज़ी आज के सेशन में गिरते बाजार में इनफैक्ट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको, लगभग 1.25% की तेज़ी के साथ। Q4 अपडेट काफ़ी अच्छे रहे और ब्रोकरेजेस भी इस पे बुलिश हैं। एक बार वो आंकड़े पहले पेश करते हूँ। Q4 अपडेट में क्या कुछ सामने आया है। नए लोन में देखें आप, AUM में देखें, साथ ही डिपॉजिट बुक में देखें, सभी में इजाफा देखने को मिला। और Q4 में नए लोन 36% बढ़कर 1.07 करोड़ हो गए हैं। AUM की बात करें तो वहाँ पे 26% का इजाफा देखने को मिला है, वो बढ़कर 4.17 लाख करोड़ हो गया है। और डिपॉजिट बुक में भी 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली, 71,400 करोड़ के आंकड़े पर अभी फिलहाल आ गया है। 31 मार्च तक कुल कस्टमर फ्रेंचाइजी जो बढ़कर है वो 10.1 करोड़ हो गई है, यानी कि कस्टमर फ्रेंचाइजी 47 लाख बढ़ी। अब ब्रोकरेजेस क्या मान रहे हैं? एक तो जेफरीज ने बाय की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 9,000 से ऊपर का रख दिया है और उनका मानना है कि Q4 अपडेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए 9,250 का टारगेट प्राइस रख दिया, 8,700 के करीब ही कारोबार कर रहा है फिलहाल। वहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल बजाज फाइनेंस में जेफरीज को नज़र आ रहा है। उनका मानना है कि आप देखिए जिस तरीके से AUM की ग्रोथ रही है अनुमान के मुताबिक, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कस्टमर बेस, नए लोन बुक में इजाफा देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस को पुश करता हुआ नज़र आ रहा है। एसेट क्वालिटी में जो सुधार है वो अंडरलाइंड है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही रेवेन्यू में भी एक मजबूती एक्सपेक्टेड है। तो बजाज फाइनेंस आज टॉप गेनर्स में शामिल, चढ़कर कर रहा है कारोबार। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स में शामिल। अच्छा, अब एक स्टॉक में दिखाना चाहूँगा आपको, इंडसइंड बैंक। मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ? बैंक निफ्टी आज मजबूत है, 2-3 दिन से मजबूत है।
इंडसइंड बैंक में आप फंस गए होंगे अगर आपने पहले 2-3 दिन पहले उस रैली में बिलीव करके किसी के भी कहने पर अगर आपने उसमें फंस गए। तो क्यों? क्योंकि ये क्लियर था कि ये इसमें जब तक वो ऑडिटर की रिपोर्ट वाला मामला क्लियर नहीं हो जाएगा यहाँ पे रैली पे गिरावट आएगी। और अब देखिए, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है कि मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ ऐसे 1-2 दिन की रैली मिस भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली लार्ज ट्रेंड देखिए, लार्ज ट्रेंड इसका इतना ख़राब है कि ये स्टॉक, हाँ देखिए ये जो रैली हुई, अब इसमें लोग फंसेंगे। देखिए ये ट्रेंड है इसका, इसमें क्या ही आप बीच में रैली में पार्टिसिपेट करके क्या ही बना लेंगे। चलिए खैर, जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन काफ़ी रिस्की रहेंगी ऐसी ट्रेड्स, कभी भी ध्यान रखिएगा। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर रचना जी के पास चलेंगे हम FNO सुपरस्टार ट्रेड के लिए, कविता जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी, आपका बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पीएफसी के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पीएफसी के पैटर्न देखें तो स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया था, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर की तरफ, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 400 वाला पुट ऑप्शन पीएफसी का खरीद सकते हैं, जो 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो 7.50 रुपए के नीचे लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, इस ऑप्शन को खरीदना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, पीएफसी की 400 की पुट। रचना जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब FNO सुपरस्टार के लिए। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, FNO के लिए, सुपरस्टार के लिए हम पेटीएम पे शॉर्ट करेंगे। पेटीएम में हम 803 के करीब है यहाँ पे, और जब तक हम 818 के नीचे रहेंगे, 818 के नीचे जब तक रहेंगे, तब तक और चांसेस है कि यहाँ पे गिरावट फर्दर एग्रेवेट हो, एंड वी कुड बी सीइंग लेवल्स ऑफ 780। पेटीएम, रचना जी की पिक FNO सुपरस्टार के लिए, ये लगभग 4% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं कविता जैन जी के पास। बताइए कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार। तो शेयर आईटी में हम देख ही रहे हैं अच्छी गिरावट। वहां मुझे लगता है LTTS पर फर्दर प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है। 4266 लेवल पर एज ऑफ नाउ है। ये गिरावट फर्दर बढ़ती हुई दिख सकती है 4220 4180 के प्राइस टारगेट के लिए। LTTS पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4320। ओके, LTTS पर रखना है आपको एक शॉर्ट कॉल। ये हो गई कविता जी की पिक। अब चलते हैं राजेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी, बताइए क्या है आपके रेडार पर? अनुज जी, जैसे मैंने ओपनिंग में कहा था कि डिफेंस की थीम, डोमेस्टिक की थीम पे ही थोड़ा ध्यान देना है, तो उस लिहाज से मैं नारायण हृदयालय के साथ जाना चाहूंगा। डॉक्टर देवी शेट्टी ने इसे फाउंड किया था, और अगर देखें तो कर्नाटका और ईस्टर्न इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी, और अब धीरे धीरे ये वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। 19 इनके खुद के या ओन्ड या ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स है, जिसमें से 2 केमिन आइलैंड में है। दिसंबर के अंत में 5,900 बेड के आसपास थे। 1435 नए बेड जोड़ रहे हैं बैंगलोर, कोलकाता, रायपुर में, और 700 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी कर लिया है। 2900 करोड़ का केपेक्स आने वाले दिनों में कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ARPOB जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड होता है, वहाँ अच्छी खासी बढ़त दिखी है साल दर साल। अगर आप देखें तो केमेन वाला जो वेंचर है वो अच्छा चल रहा है, और फोकस इनका पूरी तरीका से एडवांस्ड प्रीमियम सर्विस में है, जैसे कि AI लगा के या रोबोटिक्स लगा के सर्जरी वगैरह करने की। और इस सब चीजों से अलग अगर आप देखें तो हालिया बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने भी ये कहा था कि मेडिकल टूरिज्म पर जोर दिया जाएगा। तो वो अगर निकटवर्ती देशों से ये, फिलहाल तो बांग्लादेश से पेशेंट्स के आने अभी नहीं हो रही है अगस्त के बाद से, लेकिन दूसरे देशों से अगर चालू होता है तो मुझे लगता है कि वहाँ एक अच्छी बढ़त होगी। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट इसमें 1800 रुपए का है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लंबे अवधि के लिए स्टॉक में बना रहा जा सकता है। जी हाँ, तो ये नारायण हेल्थ आपके स्क्रीन पे 1668 पे ये स्टॉक जो है ना, इस कार्यक्रम में कई फंडामेंटल विशेषज्ञों की जो है वो कॉल रही भी है। और ट्रेड्स हमने कहाँ से शुरू किया, ये पहला ट्रेड पकड़ते हैं जो आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड था। और पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन ट्रेड, मानस जी ने पीएफसी को पिक किया, 400 की पुट पीएफसी की, 20 का लक्ष्य यहाँ पर 12:40 पे ट्रेड करते हुए। और साथ ही साथ रचना जी ने पिक किया पेटीएम फ्यूचर्स सेल, 780 का लक्ष्य 805 पे ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ LTTS यहाँ पे सेल है 4220 के लक्ष्य के लिए, 4180 के लक्ष्य के लिए 4266 पे ट्रेड करता हुआ, 4320 का स्टॉप लॉस। और नारायण हेल्थ आपकी स्क्रीन पे 1670 का यहाँ पे प्राइस, 1800 का लक्ष्य। लेकिन बात करते हैं अब थोड़ा सा हट के, अब हमने इक्विटी से थोड़ा चलते हैं कमोडिटीज़ की तरफ। आखिर का इस
टेरिफ वॉर जो ट्रंप ने छेड़ दी है, आपने डॉलर इंडेक्स सुबह देखा था 101 की ट्रैजेक्टरी पे, 3 दिन पहले 104 पे था। एग्जैक्टली गोल्ड पे, क्रूड पे आउटलुक निकल के क्या आ रहा है, मेटल्स पे, इंडस्ट्रियल मेटल्स पे? मनीषा जी से बात करते हैं। मनीषा जी, स्पेशली अभी क्रूड को लेकर आउटलुक क्या मिल रहा है? आई मीन ऑलमोस्ट 6750 ट्रैजेक्टरी में आ चुके हैं हम। क्या आउटलुक बन रहा है क्रूड पे? पहले लेट्स स्टार्ट विद क्रूड। क्या शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? Sure. Viru, all I can say is कि thank God it's Friday, because जिस तरह की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है, काफ़ी फ्री फॉल है। कल 6% की गिरावट थी और अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे अब देखें तो 3% कच्चे तेल में गिरावट और दर्ज हो चुकी है। ज़्यादातर बाजार का मानना है कि जिस तरह से इन्वेंट्री यूएस में बढ़ी है, ओपेक अपना उत्पादन बढ़ाएगा, कच्चे तेल में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर जानकार ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ से 8 से 10% या $10 की गिरावट और आप कच्चे तेल में देख पाएंगे। उन स्तरों पर यहाँ पर ये कुछ ठहरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर उसके नीचे प्राइसेस जाएंगे या 60 के नीचे प्राइसेस जाएंगे तो शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ से भी और नीचे गिर सकते हैं। 8 to 10% एक व्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, ये तो क्रूड का व्यू था। बट मनीषा जी ये बताइए, थोड़ा सा गोल्ड पे आउटलुक दीजिए। आई मीन गोल्ड सुबह भी आज हल्का सा करीब 500 रुपये तेज था। थोड़ा सा गोल्ड पे क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए सेंस क्या बन रहा है? लॉन्गर टर्म में तो खैर कह सकते हैं कि गोल्ड अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करके रखता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में अब क्या सेंस बन रहा है? क्या प्राइस रेंज बन रही है आपको दिखाई दे रही है? जी वीरू, पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो गोल्ड में वॉल्टिलिटी काफ़ी बड़ी है और ऑफ कोर्स हमने ऑल टाइम हाइज लगातार बनते हुए देखे हैं। लेकिन कल जब टैरिफ यहाँ से निकल के आया तो हमने 3160 का ऑल टाइम हाई बनाया और शाम तक सोना 3060 तक गिर चुका था, यानी कि $100 की गिरावट कल यहाँ पर सोने में देखने को मिली। वेल एब्सोल्युटली, बाकी सब जगह बिकवाली हो रही थी तो लोगों को कहीं तो प्रॉफिट निकाल के इसकी भी भरपाई करनी थी, सोना इसलिए गिरा। और क्योंकि हम ओवर बॉट, ओवर हीटेड हैं सोने में, तो एक नियर टर्म करेक्शन यहाँ पर और बनती हुई नजर आ सकती है। शायद प्राइसेस यहां से 2800, 2600, $2500 पर आउंस तक भी जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि अगले 2-3 सालों का अगर आप यहां से क्यू लें तो सोना बैक अबव 32-3500 जा सकता है। और अगले 5 सालों के तो टारगेट्स में अभी देना भी नहीं चाहती, लेकिन लोग यहां पर 4000, 4500 की बातें भी कर रहे हैं। तो क्लियरली सोना लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में काफी पॉजिटिव है। नियर टर्म में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि खरीदारी के लिए अच्छे मौके हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोना अच्छा है, नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन मनीषा जी, हमने क्रूड की बात की, गोल्ड की बात की, मेटल पैक देखिए आप, जिस तरीके से गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ग्लोबल मंदी की आशंकाएं, जिस तरीके से चाइना में री रेटिंग की संभावनाएं, डाउनग्रेड कर दिया गया। अब क्या लग रहा है, मेटल का आउटलुक कैसा लग रहा है आपको? वेल, सबसे ज़्यादा जो हिला हुआ काउंटर यहाँ पर फिलहाल है वो क्लियरली मेटल्स है। अंडरलाइंग कमोडिटी और मेटल स्टॉक्स, जैसे कि आप बार बार दिखा ही रहे हैं, बहुत ज़ोरदार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि एल्यूमिनियम और जिंक अब यहाँ पर मल्टी मंथ लोज पे हैं। एल्यूमिनियम में हमने 7 महीने के लोज पर कारोबार होता हुआ देखा है, जिंक अब 9 महीने के लोज पर है। ये दोनों ही मेटल बिटवीन 5 to 6% इस हफ्ते में गिर चुके हैं और ये दोनों मेटल्स अब इस साल के लिए भी नेगेटिव हो चुके हैं। पिछले हफ्ते ये सारे के सारे मेटल्स YTD में पॉजिटिव थे, लेकिन इस हफ्ते की जिस तरह की मार पड़ी है, एल्यूमिनियम और जिंक स्पेशली बहुत डिक्लाइन में है। कॉपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 1.5 महीने के लोज पर कारोबार है। आयरन और 5 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हमने आता हुआ देखा है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो एनीवेयर बिटवीन 4 to 8% की गिरावट यहाँ पर मेटल्स में भी है। बाजार इंतजार करेगा कि किस तरह की कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर टैरिफ्स को लेके होती हैं, क्योंकि यूएस एंड चाइना दोनों मेजर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैं मेटल्स के, और चाइना पे जिस तरह के बहुत बड़े टैरिफ्स यहाँ पर लगे हैं उसका सीधा इंपैक्ट हमने मेटल्स पे आता हुआ देखा है। नियर टर्म में बाजार मानता है कुछ और पेन या प्रेशर देखने को मिल पाएगा। एज एंड व्हेन थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम आता हुआ देखेंगे। मेटल एज अ पैक, क्योंकि ये टैंजिबल कमोडिटी है, एनर्जी से लेकर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट्स, कंस्ट्रक्शन, केबल्स एंड वायर, सब में ये यूज होता है। तो आगे जाके कुछ सपोर्ट जरूर निकल के आएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज एल्यूमिनियम जिंक दोनों बहुत ज्यादा पिटे हैं, नियर टर्म मोमेंटम यहाँ पर ऑन द वीकर साइड है। बिल्कुल, शुक्रिया मनीषा जी तमाम जानकारी के लिए। नियर टर्म मोमेंटम थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेटल की बात हो गई यहाँ पे, अब चलते हैं आईटी की बात करते हैं। आईटी पैक में कल भी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, आज भी ये देखिए पूरा पैक ही 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। टेरिफ वॉर के चलते यूएस में मंदी की आशंकाएं जताई जा रही है, जिसका असर सीधा सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पर होने का अनुमान है। ग्लोबल स्लो डाउन की चपेट में आईटी कंपनियां भी आ सकती है, ये अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन ब्रोकरेजेस हाउस ये एनालिसिस कर रहे हैं कि टैरिफ का भारतीय आईटी सेक्टर पर
कैसा असर होगा, ये ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट ने निकाली है। और ये बताने के लिए कंचन जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए कंचन, ब्रोकरेज का क्या मानना है आईटी सेक्टर को लेकर? डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि कल भी हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी और वो सिलसिला थमा नहीं है। आज भी जो गिरावट है वो एविडेंटली चार्ट्स पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्नस्टीन की। जिस तरीके से यूएस का जो टैरिफ है वो इंडियन मार्केट में एक थोड़ी सी गिरावट तो लेके आया है। और आईटी की इनफैक्ट बात करी जाए तो उनका ये मानना है कि आईटी स्पेंडिंग में और बजट में आगे जाके जो अनिश्चितता है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यही नहीं बल्कि जो ग्रोथ रेट है जो इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है वो इससे भी ज्यादा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि वो मान रहे थे कि फिस्कल ईयर 25 में हम ये अनुमान लगा रहे थे कि फिस्कल ईयर जो 26 जो होगा वहां पे जो आईटी सेक्टर है वो नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब ये संभावनाएं भी धरी की धरी रह गई है, नॉर्मलाइज होती हुई सिचुएशन इस टाइम पे नजर नहीं आ रही है। ये बर्नस्टीन का कहना है। इस पूरे के पूरे मामले में उनका कहना है कि इस टाइम पे जो उनके प्रेफर्ड स्टॉक है वो है इन्फोसिस और कोफॉर्ज। जहां पे उन्होंने अपनी अंडरवेट की रेटिंग रखी है वो है एल&टी टेक और साथ ही साथ टाटा एलेक्सी। अब बात कर लेते हैं जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन ने बोला है कि अगर बियर केस आ जाता था उस टाइम पे इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक यहां पे अंडर परफॉर्मर होंगे। यहां पे इसका मतलब हमें कोई भी ग्रोथ जो है देखने को नहीं मिलेगी, मार्जिन यहां पे एक्सपैंड होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मिड कैप की तो फिस्कल ईयर 27 में मिड कैप में हो सकता है कि हमें 10 से 15% तक का भी डेंट आता हुआ दिखाई दे। अब जो डाउनसाइड रिस्क है उन्होंने मेंशन किया है। अगर टीसीएस की बात करी जाए तो यहां से हमें 7% का और प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, इन्फोसिस में 6% का, और एचसीएल टेक की बात करी जाए तो 14% का डेंट यहां पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मिड कैप की बात करी जाए तो कोफॉर्ज में 13% का डेंट देखने को मिल सकता है। और बात करी जाए पर्सिस्टेंट सिस्टम की तो यहां पे 25% की डेंट की संभावनाएं जताई जा रही है। इसलिए उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे अगर कोई भी अर्निंग भी आती है, रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो उस टाइम पे आप खुश होके जल्दी से खरीदारी मत करिए। थोड़ा सा मार्केट को और भी ज्यादा स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद बहुत सारे चेरी पिकिंग के मौके मिलेंगे जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा कोटक ने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने भी ये कहा है कि जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ हमें दिखाई दिया है आईटी सेक्टर के अंदर, जिससे हमें जो आने वाले नतीजे हैं उस पर सीधा सीधा हो सकता है कि एक रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दे। अगर इनके कांस्टेंट करेंसी के आउटलुक की बात करी जाए तो टीसीएस की सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां पे हमें 0.4% का एस्टीमेट लगाया गया है। इन्फोसिस के लिए 4.3%, विप्रो देखिए नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है -0.2%, और एचसीएल टेक 4.3% कांस्टेंट करेंसी का अनुमान लगाया गया है। मैक्वेरी एट द सेम टाइम ये कह रहा है कि जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट करा है वो कुछ ओवर रिएक्शन इस टाइम पे दिखाया है। जितना हम सोच रहे हैं कि इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा उतना इंपैक्ट शायद से ना आए। बिल्कुल। खैर ये तो समय बताएगा कितना इम्पैक्ट आएगा। कंचन बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो खैर सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ टेरर से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के बाज़ारों में हाहाकार मचा है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना है, इन पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीईओ निमेश चंदन। निमेश जी गुड आफ्टरनून। तो हम मार्केट पर बात करेंगे ही, लेकिन मैं सबसे पहले एक भारत के जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और काफ़ी जिसने इन्वेस्टर्स को रिच बनाया उसकी बात सबसे पहले करते हैं। आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में पिछली बार ऐसी गिरावट हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिली थी। अब जिस तरीके से ये स्टॉक्स गिरे हैं और 25-25, 30-30%, इन सर्टेन केसेस हाई से 35 से 40% भी अब स्टॉक गिर चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका नज़रिया क्या होगा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो? आईटी स्टॉक्स में अक्टूबर से दिसंबर के बीच काफी होप्स जमा हो गए थे कि अगर ट्रंप आते हैं, टैक्स कट्स देते हैं, इकोनॉमी में बिजनेसेस को वहां बूस्ट देते हैं तो इकोनॉमी अच्छा करेगी, बिजनेसेस अच्छा करेंगे, आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी और जो कंपनीज यूएस कंपनीज को यहाँ आईटी सपोर्ट, आईटी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपने देखा कि बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर इन सब आईटी कंपनीज के वैल्यूएशंस जो थे वो काफी ऊपर आ गए थे। फिर हुआ डिसअपॉइंटमेंट का टाइम जहां पे बिटवीन जनवरी टू नाउ जैसे जैसे ट्रंप के अनाउंसमेंट आते रहे लोग अब चिंता में हैं कि यूएस से रिसेशन की तरफ जा रहा है। यूएस इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ स्लो डाउन और हाई इन्फ्लेशन यानी स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है। तो इसमें जो बिजनेस अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी रहेगी यूएस में, उस वजह से आईटी को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अब। तो इस वजह से वो जो एक री रेटिंग का फेज आया था वो एक्चुअली नीचे आ गया है।
तो आपने देखा होगा कि जो आंकड़े अभी आप बता रहे थे, एस्टिमेट्स जो नेक्स्ट ईयर के हैं, उनमें ज्यादा परसेंटेज चेंज नहीं है ग्रोथ में जो लोग अभी एस्टिमेट कर रहे हैं, बट एक जो रीवैल्यूएशन, री रेटिंग जो हुई थी, वो अब डी रेटिंग हो गई है। लार्ज कैप आईटी एक्चुअली अब फ्री कैश फ्लो या उनकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें तो अट्रैक्टिवली अवेलेबल है, बट ट्रिगर्स जो है वो मिसिंग है और लोग घबराए हुए हैं कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी तो इन कंपनीज के बिजनेस को बहुत ही इम्पैक्ट होगा। मीनवाइल मार्केट अभी भी डील होके काफ़ी करीब 370 पॉइंट नीचे। निमेश जी, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल, क्योंकि पिछले 6 महीने काफ़ी टफ रहे हैं, हमने 2-3 रैलीज देखी लेकिन वो टिकी नहीं, और क्या एक बार वापस रिस्क ओपन हो रहा है क्या कि जो हमने अभी रिसेंट लोज बनाए थे जहां बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद वर्स्ट इज ओवर, हम उसको ब्रेक कर दें? तो शायद मैं अभी बुलिश अगर कॉल दूंगा तो सरप्राइज लगेगा लोगों को, लेकिन मेरा स्टांस काफी समय से बजाज फिनसर्व एएमसी का स्टांस यही रहा है कि लार्ज कैप कंपनीज अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं बाइंग के लिए। हाँ, उसमें आप थीम्स जैसे कि कंज्यूमर जो कि बहुत ही डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम है उस पे कॉन्सेंट्रेट करें। हेल्थ केयर जो कि मेरे हिसाब से एक इनइलास्टिक डिमांड है, अगर उस पे टैरिफ बढ़ते भी हैं तो भी वो पास ऑन हो जाते हैं यूएस में, या तो कंज्यूमर पे करेंगे या उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको पे करना पड़ेगा। बट इंडिया बिकॉज कि हम एक लो कॉस्ट डेस्टिनेशन है इनके लिए, इतना ज्यादा बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, और शायद कुछ बिजनेस लीडर्स ने भी ये कहा हुआ है फार्मा में कि इम्पैक्ट आएगा तो मार्जिनली होगा, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी लोग घबराए हुए हैं तो वो छोटी सी प्रोबेबिलिटी को भी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो टेल रिस्क है उसको भी अभी से ही इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो लार्ज कैप्स, कंज्यूमर थीम्स, हेल्थ केयर थीम्स हम बुलिश हैं। सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप भी अब कुछ अट्रैक्टिव जोन पे आ गए हैं। अगर थीम देखा जाए या फैक्टर देखा जाए तो क्वालिटी एज अ फैक्टर, अगर आप ऐसी कंपनीज ले रहे हैं जो जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, हेल्दी बैलेंस शीट्स हैं, तो वो बिजनेसेस में इस समय लेने में लॉन्गर टर्म निवेशक को फायदा होगा। तो हमारी तरफ से कॉल इन कैटेगरीज में एक बुलिश कॉल है। प्रेडिक्ट करना कि एग्जैक्ट मार्केट कहां बॉटम होगा ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सेंटिमेंट से ज्यादा ड्रिवन होता है जो शॉर्ट टर्म मूव होता है। फंडामेंटली अगर हम निफ्टी की जो हमारी इंटरनल वैल्यूएशन है वो 24,700 फेयर वैल्यू लगती है हमें, तो यहां से हमें अपसाइड लग रहा है, तो फेयर वैल्यू के हिसाब से वी आर ट्रेडिंग बिलो। हाँ, उसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा राइट सेक्टर्स और राइट स्टॉक्स का इस समय, तो आप वॉलेटिलिटी से भी थोड़ा कम आपको नुकसान होगा और फायदा भी अच्छा हो सकता है। निमेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बैंक्स को और एनबीएफसीज को यहाँ से आप क्या बाय करना चाहेंगे? अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप स्लो डाउन की फियर के बीच में जब आप आईटी पे अपना ऐसा व्यू शेयर कर रहे हैं, हमने बैंकों पे और एनबीएफसीज की तेज़ी देखी। 22,000 से लेकर 23,800 के सफ़र में बैंकों ने अच्छी तेज़ी दिखाई, प्राइवेट बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने अच्छी तेज़ी दिखाई। आपने एक रेट कट, लिक्विडिटी झोंकना, दूसरा रेट कट भी क्योंकि यील्ड्स काफ़ी कोलैप्स हुई हैं, ट्रेजरी गेन्स, सब कुछ तो आपने हजम कर ही लिया। तो क्या लगता है आपको कि क्या अर्निंग्स आने वाली इस बार की Q4 की इतनी स्ट्रांग होगी कि प्राइस यहाँ से भी ड्राइव कर जाएंगे? बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है? वीरू, हमें ये देखना है कि लोग क्या डिस्काउंट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। अगर हम एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी को, अभी ये टैरिफ की जो चर्चा है उसे एक तरफ रख के अगर इंडियन इकोनॉमी देखें तो नेक्स्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ विल बी बेटर देन दिस ईयर जीडीपी ग्रोथ, यानी FY26 का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो FY25 से बेटर रहेगा। निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो नेक्स्ट ईयर FY26 में FY25 से बेटर रहेगी। फिस्कल पॉलिसी जो है वो अब डिमांड पे फोकस कर रही है, आपने देखा जो बजट में टैक्स कट अनाउंस हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अब जो लिक्विडिटी, जो क्रंच चल रहा था उसके बदले लिक्विडिटी अब प्रोवाइड हो रही है, मार्केट में लिक्विडिटी ईज हो रही है, रेट कट्स भी आ रहे हैं, तो ये जो माहौल है इकोनॉमी का वो एक्चुअली बेटर हो रहा है, तो उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा करेंगे। हाँ, हमें एक एक बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज को ये देखना है कि कौन से क्षेत्र में वो ज्यादा लेंडिंग करते हैं, वहां पे एनपीएस क्या होंगे। मगर लेकिन अगर आप लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स देखें, लार्ज पीएसयू बैंक्स देखें, तो वहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट ईयर डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ बेटर होगी, तो उसके लिए ट्रिगर भी है। हाँ, शायद बाय जून आपको कुछ बॉटमिंग दिखाई दे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स,
लेकिन हाल ही में जो अपडेट्स भी आए हैं, अगर आप लास्ट 2 दिन में कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो अपडेट्स आए हैं, वो ग्रोथ बुरी नहीं है, वो ग्रोथ अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ भी वापस आ रही है काफ़ी बैंक्स में। तो जो ग्रीन शूट्स हैं, वो इस सेक्टर में दिख रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। हाँ, शायद 3 महीने और वेट करना पड़े टू सी एन अप मूव, बट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है ये टू पिक अप एट दिस टाइम। ठीक है निमेश जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। हमने आईटी पे बात की, बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे बात की, लेकिन फार्मा सेक्टर पे भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। आज देखें जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर पैक पर, कल तेज़ी थी, आज ट्रम्प के बयान के बाद ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद इस पूरे सेक्टर पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए क्या होता है कि जब किसी चीज की अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट को पता नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर के आंकड़े क्या होंगे, एग्जैक्टली टैक्सेस क्या होंगे, उस अनसर्टेनिटी से टिपिकली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो ईपीएस या प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो वो जो वैल्यूएशन है उसे कम कर देते हैं। तो ईपीएस एग्जैक्ट ना मिले तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ी देर के लिए कम करके रखो, ताकि हम अनसर्टेनिटी को फैक्टर कर ले। जैसे ही वो अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी बन जाती है, जब क्लियर हो जाता है कि हाँ ये टैक्सेस होंगे, तो लोग अपने आंकड़े बना के उसे वापस रीरेट कर देते हैं। फार्मा जैसा सेक्टर, अगर आप सोचिए कि यूएस जितने भी उनकी जो फार्मा इंपोर्ट्स हैं, उन पे अगर टैक्सेस बढ़ा दे, सपोज के मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 25% से अगर बढ़ा दे, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि फार्मा डिमांड कम हो जाएगी या सडनली आप यूएस में सारे फार्मा प्लांट्स बना लोगे, अप्रूवल्स ले लोगे, मैन्युफैक्चर कर लोगे। ये जो इंक्रीज कॉस्ट है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को पास ऑन होगी, और वहां पे अगर इंश्योरेंस जो कंपनीज कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर रही हैं, उनके प्रीमियम्स बढ़ेंगे क्योंकि उनको ये पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज टैरिफ बढ़ गया फार्मा प्रोडक्ट्स पे ये एक फार्मा की डिमांड कम हो जाएगी। इंडिया इज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड। हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं और आर&डी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करते हैं यूएस कंपनीज को। तो वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग गुड कॉस्ट बेनिफिट टू द इकोनॉमी। अगर वो टैक्स बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली उनके कंज्यूमर्स को भी हिट लेना पड़ेगा। तो ये जो है अनसर्टेनिटी एक बार निकल गई तो आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आप काफ़ी बुलिश हैं बजाज फिनसर्व एएमसी पर, तो आपके हिसाब से क्या फैक्टर मार्केट को यहाँ से लीड करेगा और कौन से, क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, कौन सी बड़ी थीम यहाँ से मार्केट को लीड करेंगी? अनुज, क्या हो रहा है कि लास्ट 3 महीने में लोग हेडलाइंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं वर्ड सुन के कि देखो हम बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, जैसे पहला देखा नहीं है वैसा टैरिफ लगाएंगे। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर कमिंग, ट्वीट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। लोग फंडामेंटल्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए पूरा अटेंशन है वो ये ट्वीट्स पे या अनाउंसमेंट्स पे लगा हुआ है। काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे वो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, इतने इम्पैक्टेड नहीं है, वहां पे थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इंडिया में भी जो हमने जीडीपी और अर्निंग्स ग्रोथ के स्लो डाउन वो देखे, तो नाउ वी आर एक्चुअली रिकवरिंग फ्रॉम देयर। हम अपने पोटेंशियल ग्रोथ से थोड़ा नीचे चल रहे थे, तो अब यहाँ से नेक्स्ट ईयर हम फिर अपने पोटेंशियल ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो डोमेस्टिक सेक्टर्स विल डू वेल। एक्सपोर्ट की हमारी इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, तो एंड जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जैसे मैंने कहा फार्मास्यूटिकल्स जैसा एक सेक्टर है जो इनइलास्टिक डिमांड है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो बेनिफिट करेंगे बिकॉज अगर हम पे टैरिफ लग रहे हैं तो आसपास की दूसरी कंट्रीज पे भी ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो लोग अभी जो हैं वो, बिकॉज ये नेचुरल टेंडेंसी है, एक बिहेवियर और सेंटिमेंट होता है कि जब लोग घबराए हुए होते हैं तब वो एक्सेल शीट पे नंबर्स नहीं देखते, वो सिर्फ हेडलाइंस देखते रहते हैं कि क्या नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से थिंग्स आर गेटिंग बेटर। जो जनवरी से इंडियन इकोनॉमी के पॉजिटिव न्यूज आते जा रहे हैं, रुपी भी स्टेबलाइज हो गया, इनफैक्ट आज तो हमने थोड़ी सी अप्रिसिएशन ली है, हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमी, कॉर्पोरेट सेक्टर, वी आर सीइंग के बहुत सारे ग्रीन शूट्स हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, लेकिन ये सब एक अनसर्टेनिटी जो टैरिफ ने क्रिएट की है उसके अंडर रेडार, बिलो रेडार चल रहे हैं। जैसे ही क्लैरिटी आएगी मेरे हिसाब से मार्केट ऐसे नहीं है कि एक शार्प बाउंस आएगा, बट स्लोली अपने फेयर वैल्यू की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा निमेश जी, अभी क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हुए, उसमें आपने एफएमसीजी के 2 तो एटलीस्ट क्वार्टरली अपडेट्स पढ़ ही लिए होंगे। आई मीन स्टिल आप और मैं शायद एक ट्रेंड एस्टेब्लिश करने में अभी भी सक्षम ना रहें, क्योंकि कुछ कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं करते तो उनका
क्वार्टरली अपडेट खराब हो जाता है। तो अभी आप एफएमसीजी में, सिंस वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट मानसून, हम उसके बारे में बात भी करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। एफएमसीजी में कोई कॉल लिया आपने वहाँ पे, या फिर केस टू केस चल रहा है आप स्टॉक्स टू स्टॉक? एफएमसीजी से लेके मैं रियल एस्टेट तक सारे कंजम्पशन स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, सारे कंजम्पशन सेक्टर्स पे मैं बुलिश हूँ, सॉरी नॉट स्टॉक्स। बट उसमें जो होता है इन सेक्टर्स में और सब इंडस्ट्रीज में हमें स्टॉक्स ऐसे चूज करने हैं जिनके जो ग्रोथ रेट है वो बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्टर से बेटर है, या उनके जो प्रॉफिट्स के एस्टिमेट्स हैं बाकी कंपनीज से जो उनके पीयर ग्रुप से बेटर है, तो सिलेक्शन हमें उसमें करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर कंजम्पशन में ट्रिगर्स बहुत हैं। अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ टैक्स कट्स, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन के भी पे रिविजन्स आएंगे, सैलरी रिविजन्स आएंगे, तो ये सारे जो हैं वो एक पॉजिटिव बूस्ट देते हैं टू द कंजम्पशन सेक्टर्स। अब उसमें हमें चूज करना है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने मार्केट शेयर डिफेंड कर पा रही हैं, जो अच्छे मार्जिन ले पा रही हैं, जिनके न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस हैं, तो उसमें हम चूज करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी एक से दूसरी बेटर है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो अभी इनिशियल जो एस्टिमेट्स आए हैं, एक आध जो बिकॉज ऑफ उनकी कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर सेगमेंट स्पेसिफिक कुछ इश्यूज रहे हैं तो उसमें वो स्लो हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो एक्चुअली बेटर ग्रोथ कर रही हैं और रिकवरी देख रही है मार्केट में। कंजम्पशन एक लॉन्गर टर्म स्टोरी है जहां पे स्केलेबिलिटी इज वेरी हाई। आपको नेक्स्ट 10 साल तक आपको एक अच्छी स्टेडी ग्रोथ मिल सकती है इन द कंज्यूमर सेक्टर। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हायर इनकम ग्रोथ, ये सब एक पॉजिटिव है इंडियन कंजम्पशन स्पेस के बारे में। हाँ, लेकिन आपको चूज वो कंपनीज करनी है जो अच्छा ग्रोथ कर सके। इस समय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंजम्पशन स्पेस देखें, क्योंकि ये सेक्टर बहुत कम, आई मीन अपने एवरेज से कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर आप अच्छी कंपनी चुन लें, देखिए अच्छे आंकड़े और अच्छे वैल्यूएशन एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको ये देखना है कि कहां रिकवरी आ सकती है, लेकिन आज वैल्यूएशन मुझे अच्छे मिल रहे हैं और उन कंपनीज को चूज करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तमाम सवालों की डिटेल में आंसर देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए निफ्टी करीब यहाँ पे आप देखें तो 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट लगभग और 22,908 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 65 अंकों की गिरावट, यहाँ पे 51,536 के लेवल पर कारोबार करता नज़र आ रहा है। अब क्या करें आगे, यहाँ से शॉर्ट कैरी करना चाहिए सोमवार के लिए, या फिर बहुत बोल्ड हो जाएं और लॉन्ग हो जाएं, क्या करना चाहिए? कुछ भी ना करें तो भी अच्छा है, क्या दिक्कत है ना? थोड़ा छुट्टी पे चले जाएं, जैसे मैं जा रहा हूँ एक दिन की। देखिए क्या है ना, पहली बात तो इस मार्केट में कुछ भी करें श्रेया, हेज जरूर करें अपने आप को। बिना हेज के कोई पोजीशन नहीं लेके जाएं। मैंने कल जो स्ट्रैटेजी दी थी कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग करें और उसके अलावा इंडेक्स, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक करना है तो वो करें, लेकिन निफ्टी का पुट जरूर खरीदें। आज आपको निफ्टी के पुट नहीं बचाया होगा। आज अगर आप देखें, आज अगर आप वो निफ्टी का पुट नहीं लेकर गए होते तो आज तो आपका वो मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट साफ कर दिया होता, अगर आप बिना हेज के लॉन्ग पोजीशन कैरी कर गए होते। तो इसके लिए हेज बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। हेजिंग को एज इंश्योरेंस कॉस्ट समझिए। ये उनके लिए जिनको ट्रेड करना ही करना है, अदरवाइज आप थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक और चीज़, इस मार्केट में अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, मार्केट आपके लिए नहीं है। मार्केट अब लगातार आपको शॉर्टिंग के मौके दे रहा है और इंडिविजुअल सेक्टर स्टॉक्स, जैसे मैं बार बार परसिस्टेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने एक बार एक ढंग की ट्रेड पकड़ ली और उसके बाद आप उसमें रहे तो आप बड़ा पैसा बनाएंगे। तो उस तरीके के ऐसे कुछ चीज़ें ढूंढे जहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है या सेक्टर स्पेसिफिक थोड़े से हेडविंड्स हैं, बाय करने के मौके भी आएंगे। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मार्केट एक बार 22,800 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये क्लोज काफ़ी ख़राब है, निफ्टी की जो क्लोज है, एक बार निफ्टी की क्लोज लेकर आइए, काफ़ी ख़राब है ये क्लोज, लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा एक स्लिवर ऑफ होप जगह है, क्योंकि 22,850 857 के लो के बाद हम 22,900 को क्रॉस होकर बंद हो रहे हैं। एडजस्टेड क्लोज मुझे पता नहीं कहाँ पे आएगा, फिर भी क्लोज ख़राब है। एक 22,800 का आखिरी सपोर्ट बचेगा और एक रिस्क रहेगा कि प्रीवियस लो को आप रिविजिट करेंगे। और आज काफ़ी बड़े शेयरों में ब्रेकडाउन है। आप देखिए, चाहे बड़े से बड़े स्टॉक्स हों, एक HDFC बैंक और ICICI बैंक को छोड़कर आप देखें रिलायंस, आप देखें लार्सन एंड ट्यूब्रो, आप देखिए रिलायंस या लार्सन एंड ट्यूब्रो का क्या लेना देना है, ये सब टैरिफ फोर्स, लेकिन कितनी बड़ी गिरावट आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। उसके अलावा और भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा व्यू होगा। और अच्छा वीरू, मैं मंडे को होऊंगा नहीं, तो इसके लिए मैं ये एक और रीज़न है कि थोड़ा सा एक अपने आप को एक
सिक्योर करके जाना चाहता हूँ कि भाई कोई पोजीशन ना ही लेके जाए तो बेटर है, क्योंकि अब मंडे को मुझे पता नहीं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हाँ, दूसरी बात यह है अनुज, 51,500 पे निफ्टी बैंक स्टेबल रहा और मोर और लेस हम 22,800 के उस पुट कंसंट्रेशन जोन के आसपास तक हम हो ही आए हैं आज एक बार, तो मेरे ख्याल से न्यूट्रल जाना ठीक रहेगा। अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ी सी ब्रेथ दिखाएं। यतिन मौजूद है कि हमारे से बताइएगा। हाँ, तो अच्छा, डीलिंग रूम अभी नहीं लेंगे क्योंकि डीलर्स भी थोड़े से कंफ्यूज होंगे आज। BTST ट्रेड स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। BTST में प्रकाश सर क्या कैरी कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? गुड इवनिंग टू यू। मैं लूंगा लॉन्ग, वो होगा मैरिको। उसका रीजन क्या है? मार्केट इतनी गिरावट है, फिर भी मैरिको अप है। अगर मार्केट ऊपर रहा तो मेरे ख्याल से ऊपर रहना चाहिए। सेफ्टी मार्जिन हाई है, ट्रेड कर रहा है 1677 के आसपास, टॉप होगा 1672, ₹5। नियर टर्म टारगेट 685, जोन ऑफ 700, ये एक जोन है, उस तक जाना चाहिए मैरिको डे हाई पर कर रहा है कारोबार और क्लोजिंग होने की तैयारी। मैरिको डे हाई पर ये गाबासा के पिक। कविता जी आप बताइए मंडे के लिए क्या कैरी कर रही हैं आप? सो श्रेया, लिटिल रिस्की, बट मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस ने जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है तो इसे एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ आप लेकर जा सकते हैं। 8700 का कॉल आप बाय करें और 8800 का कॉल आप बाय करें, ऊपर 9000 का कॉल सेल कर सकते हैं। सो यहाँ आप हेज्ड रहेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है मंडे मॉर्निंग ये अगर काउंटर अपने आज के दिन के हाई को निकालता है तो अपसाइड टारगेट 8900 9000 के लेवल की तरफ ये बढ़ सकता है। इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8690 का। सो आप 8690 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड। ओके, बजाज फाइनेंस से बात हुई। रचना जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, हम एम्फेसिस को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे एंड 2240 के करीब है ये। अगर 2270 का एसएल इसमें सस्टेन होता है तो डाउन साइड पे हम 2200 का टारगेट लगा सकते हैं। एम्फेसिस डे लो पे क्लोज होने की तैयारी और ये शॉर्ट कॉल रचना जी की तरफ से आती हुई। राजेश सातपुते जी आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं सोमवार के लिए? BTST STBT? श्रेया जी देखिए, मैं एसटीबीटी करके जाऊंगा। मुझे लगता है आज सुबह मैंने कॉल दिया था जिंदाल स्टील पे, JSPL पे, तो उसका तो टारगेट था 850 का, वो आ गया। और मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे आज प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन है, ये और मुझे लगता है और थोड़ा खिसकेगा। तो इसका देखिए 850 करंट प्राइस, 853 करंट प्राइस, सेल करें। 865 का स्टॉप लॉस रखे, छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे, एसटीबीटी करना है तो 865 के स्टॉप लॉस के साथ JSPL का शॉर्ट कैरी करे। मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 820 से लेके 800। तो वीकनेस तो डेफिनेटली मेटल सेक्टर में है आज। ओके, मेटल्स, यस, बाकी सुबह आपकी अच्छी कॉल थी वो। मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? तो वीरेंद्र जी, आरईसी के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। आरईसी में 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे, आज फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, प्राइस ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे हैं। तो आरईसी के फ्यूचर में जो कि 404 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 411 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 390 रुपए के टारगेट सेट करना है। आरईसी फ्यूचर सेल आपने पिक किया है। राजेश अग्रवाल जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? वीरू जी, अभी अनुज जी कह रहे थे कि जो गिरावट आई है उसमें रिलायंस और लार्सन को क्या लेना देना है, लेकिन बाजार के कारणों से गिर रहे हैं। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाजार में गिरावट आई है, जहां भी सपोर्ट आएगा या बाजार बाउंस बैक देगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रिलायंस का रहेगा। उसके बिना ये बाजार चल नहीं पाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या मीडियम टर्म के लिए हो। मैं ऑलमोस्ट मंडे के लिए नहीं, बट शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मैं रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। तीसरी तिमाही के नतीजे हम सबने देखे, अच्छे आए थे। आरपूस 203 रुपए के ऊपर आए थे। रिटेल में अच्छी बढ़त थी। 780 स्टोर उन्होंने खोल के 19,000 के ऊपर अपने स्टोर कर लिए। रिटेल बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। OTC में स्टेबलाइजेशन आ गया है और इतने बड़े केपेक्स के बाद भी डेट लेवल जो है वो कंफर्टेबल लेवल पे है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो कॉर्पोरेट सबको इंतजार कर रहे हैं, रिलायंस या जियो टेलीकॉम का, आने वाले दिनों में वो कब आएगा पता नहीं, बट ये बात तो तय है कि वो आएगा। तो इस लेवल्स पे मुझे लगता है कि ये बहुत सेफ बेट है। आप शॉर्ट टर्म की ना सोचें, लॉन्ग टर्म की सोचें और इसमें खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में जब भी बाजार को सपोर्ट लेना होगा तो इसमें ये योगदान इसका रहेगा। तो वहां पे भी आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं तो 50, 60, 100 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल की कॉल लेनी चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए।
रिलायंस पसंद आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहने की सलाह है, लेकिन एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। अब रिलायंस की बात हुई, अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, सीमेंस की बात कर लेते हैं। दरअसल देखिए, सोमवार से सीमेंस से एनर्जी कारोबार अलग हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग हालांकि बाद में होगी। डीमर्जर के चलते सीमेंस के सभी वायदा कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये कि एनर्जी कारोबार कितने पर लिस्ट हो सकता है। ज्यादा डिटेल के लिए मिताली जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए मिताली। जी, तो आज सीमेंस में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। सीमेंस के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन हमें सीमेंस एनर्जी के डीमर्जर की वजह से देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी की वजह से सीमेंस में फिजिकल सेटलमेंट भी देखने को मिलेगा। साथ ही मंडे यानी 7 अप्रैल को सीमेंस के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा फिर से लॉन्च होंगे, जिसके बाद यहाँ पर नए पोजिशंस लेना पॉसिबल हो पाएगा। डीमर्जर के तहत अगर हम रेशियो की बात करें तो सीमेंस के एक शेयर पर सीमेंस एनर्जी का एक शेयर यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिलता नजर आएगा। जेफरीज के एनालिसिस हमने देखे तो एनालिसिस के मुताबिक सीमेंस के एक्स एनर्जी सेगमेंट का FY 24 से 27 का जो EPS CAGR है वो 21% तक होने की संभावना है, जबकि एनर्जी बिजनेस का जो EPS CAGR इसी दौरान की बात करें तो वो 41% तक हो सकता है, यानी कि बिल्कुल दुगना होने की उम्मीद यहाँ पे जेफरीज ने जताई है। पावर केपेक्स सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर की जो केपेक्स है FY 24 से FY 30 तक की अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.2x से बढ़कर यहाँ पे $280 बिलियन तक है वो पहुंचते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा साधा बेनिफिट एनर्जी बिजनेस को यहाँ पे मिलने की संभावना रह सकती है। और एक्स एनर्जी सेगमेंट की हम बात करें तो वैल्यूएशंस करंटली जो 40x पे चल रहा है वो 10 to 13% के डिस्काउंट पर ट्रेड करने की संभावना यहाँ रहेगी। साथ ही जो एनर्जी बिजनेस है वो अपने फॉरवर्ड बेसिस पर जो 46x का मल्टीपल है वहाँ पे ट्रेड हो सकता है, यानी कि करंट सीमेंस के करंट मल्टीपल से देखें तो यहाँ पे 15% प्रीमियम पर इसका एनर्जी सेगमेंट लिस्ट होने की यहाँ पे संभावना है एनर्जी जेफरीज ने यहाँ पे जताई है। ओके मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो सीमेंस पे एडजस्टमेंट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, और अब एक काम करते हैं, चलते हैं जरा देखते हैं कि आज डेरिवेटिव बैन में कौन कौन सी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो गिर जाएंगी, यानी मंडे मॉर्निंग आपको मिलेंगी, जो अपनी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स को हिट कर रही हैं। इस क्रम में सबसे ऊपर, अच्छा पहले देखते हैं क्या, सुभान अल्लाह, 24 लॉन्ग, 0 में शॉर्ट कवर, 165 में शॉर्ट और 33 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। पेन है ये, एग्जैक्टली आपको पेन रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स वो भी अगर आप देखें बेहद 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 खराब। अब आइए जरा एक बार एक काम करते हैं, देखते हैं कि स्टॉक्स पे इम्पैक्ट क्या है। लॉन्ग देखिए बहुत कम रहे आज, और उसमें भी कुछ इनफैक्ट वो स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा बहुत कम क्रूड का इम्पैक्ट था। बाकी NBFCs में बजाज फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स और टाटा कंज्यूमर, इसमें मोमेंटम कायम है। इंडिगो को क्रूड का इम्पैक्ट मिला, मैरिको का क्वार्टरली अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग था तो वहाँ पे मूव आज भी परसिस्ट कर रहा था। सेकंड स्लाइड, शॉर्ट बिल्डअप, हिंदुस्तान को अपर, नालको, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, सब कुछ क्रैक हुआ। कोई भी मेटल आप हाथ लगाइए, सब फेरस नॉन फेरस दोनों ग्रुप में आज शॉर्ट बिल्डअप था। लॉन्ग अनवाइंडिंग MCX, महानगर गैस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कल्याण, SJVN, गोल्ड का बैकफुट पे आना थोड़ा सा हिट करता हुआ MCX को इस वक्त। और उसके बाद डेरिवेटिव बैंड्स को देखते हैं कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट जा रही हैं। हिंदुस्तान कॉपर ऑलमोस्ट हिटिंग 115, और बिरला सॉफ्ट 100 और मणिपुरम 93। अब बात करते हैं राजेश जी से। मन अगर आपका दुखी है और ये आप सोच रहे हैं कि अगर वीकेंड पे वक्त गुजारना है और दिल को कुछ करना है खुशनुमा, तो क्या है OTT पर और सिनेमा घरों में आपके लिए? राजेश जी अब आपकी बारी, बताइए क्या है। सही कहा आपने कि मन बहुत दुखी है और उसे चमक देनी पड़ेगी। और चमक का जो कंक्लूजन है, जो पिछले साल मार्च अप्रैल में सीरीज आई थी, उसका सेकंड सीजन आ रहा है। पंजाबी म्यूजिक पे डिपेंड ये स्टोरी है, जिसमें काला करके एक किरदार फौरन से आता है अपने माता पिता की जो हत्या हुई है उसे अनवील करने के लिए। तो एक बहुत ही शानदार सीरीज थी पहला सीजन जो था, और पूरी उम्मीद है कि सेकंड सीजन भी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अर्दिश्यम करके एजाज खान और पूजा गौर की एक एस्पेनिश थ्रिलर है, जासूसी कहानी है, वो बेटर होगी। एक अच्छी सीरीज टेस्ट करके है जिसमें कास्टिंग बहुत अच्छी है, माधवन है, नयनतारा है, सिद्धार्थ है, तीनों बहुत अच्छे का एक्टर कहे जा सकते हैं। नयनतारा साउथ की बड़ी एक्टर है, जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं अगर नहीं जानते हो तो मैं कहूँ कि जवान में वो थी, तो उससे समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी कास्टिंग है, वहां पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। टच मी नॉट करके एक तेलुगु सीरियल है जो कोरियन सीरीज की रीमेक है, वो
एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये 4-5 ऑप्शन हैं जो कि इस हफ्ते है, और जिसमें अगर सबसे ऊंचे पायदान पे रखनी हो तो मैं समझता हूँ चमक ही सबसे ज्यादा चमकेगी। ओके, और रही बात मैचेस की, तो आईपीएल में टुडे यानी आज लखनऊ वर्सेस मुंबई इंडियंस, उसके बाद शनिवार को चेन्नई, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान का मैच है, और संडे को हैदराबाद वर्सेस गुजरात। चेन्नई का मैच कब है? शनिवार को, और मुंबई इंडियंस आज लखनऊ से भिड़ेंगे। लेट्स सी, आई मीन ये मैच भी अच्छा होगा आज का, क्योंकि लखनऊ अच्छा खेल भी रहे हैं और मुंबई इंडियंस को भी एक मतलब अपना कमबैक स्ट्रॉन्ग करना है, तो लेट्स सी, आई मीन मैच। अब आते हैं टुवर्ड्स क्लोज 22,902, यानी हम सिंपली एटलीस्ट जो ट्रेजेक्ट्री को देखिए, निफ्टी बैंक कंफर्टेबल रहा। निफ्टी बैंक ने पूरे दिन अपने 51,500 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं तोड़ा, वायलेट नहीं करा, तो इट्स डेफिनेटली कैरिंग स्ट्रेंथ फॉर मंडे। बट निफ्टी कंप्लीटली कोलैप्स, 23,000 के पुट राइटर्स के जोन को तोड़ दिया आपने, और ऑलमोस्ट देखिए, आप अगर आप थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह सकते हैं, दे सकते हैं, बट ऑलमोस्ट वी वेंट टू, आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन 22,800 पुट राइटर्स का क्लस्टर। सबसे बड़े क्लस्टर के बाद दूसरा क्लस्टर जो होता है वो अमूमन काम करता है। सेम इज द केस विद 22,800। आपकी स्क्रीन पे 22,900 पे निफ्टी बैंक लगभग 51,500 पे, सेंसेक्स लगभग आज 950 अंक नीचे रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब, बहुत ही बुरी तरीके से इसकी स्थिति रही, 460 डिक्लाइंस, माफ कीजिएगा गेंस, और 2171 डिक्लाइंस। आज मिड कैप्स में देखिए कैपिटाई हुई 550 पौने 600 अंक नीचे, और आज करीब 1500 अंक नीचे। आईटी लगभग 1200 अंक नीचे, और आईटी में याद रखिएगा कल का और आज का मिला के लगभग 2800 अंक निकल गए मात्र 2 दिन के सेशन में। निफ्टी बैंक 91 अंक नीचे, आज का स्टेबल सेक्टर फाइनेंशियल स्पेस आज अप था, एफएमसीजी आज अप था, थैंक्स टू मैरिको एंड थैंक्स टू टाटा कंज्यूमर, जिन्होंने यहाँ पर मोमेंटम को और सेंटिमेंट को थोड़ा सा इंप्रूव रखा। पीएसयू बैंक्स कोलैप्स हुए, यस दैट्स क्रिटिकल कि बैंक निफ्टी स्टेबल रहा, बट जो ऊपर से अनवाइंडिंग आई दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। सीपीएसई बैकफुट पे था, कंप्लीटली 3.25% नीचे। मेटल्स में शार्प कट्स थे, 6.5% नीचे। उसके बाद आईटी और ऑटो में भी अगर आप देखें नुकसान का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया है, 2.5% नीचे रहा आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स। उसके बाद फार्मा आज 950-920 के आसपास जो कमेंट आया यूएस से डोनाल्ड ट्रंप का, उसने पूरा का पूरा मोमेंटम कोलैप्स कर दिया। और आप ये कहना गलत नहीं हुआ, याद रखिएगा कि हमने अगर आज 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को डिसाइसिवली तोड़ा, हमने अगर आज 50 डेमा को, हमने आज अगर 23,000 के लेवल को तोड़ा, तो उसके पीछे बड़ा कारण था फार्मा। ये कल जिसने सिक्योर किया, कल जिसने मार्केट ब्रेथ को इम्प्रूव रखा था, आज वो कंप्लीटली कोलैप्स हुआ। रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स यहाँ पे सब में पेन था, क्योंकि कैपिटल गुड्स आज 2474 अंक नीचे, शार्प कट्स यहाँ पे। अब आते हैं इंडेक्स की रूपरेखा पर, टुवर्ड्स क्लोज इंडेक्स की रूपरेखा क्या थी आज। देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज डेरिवेटिव्स में काफ़ी ख़राब था, और आइए देखते हैं हीट मैप को। यहाँ टाटा कंज्यूमर क्वार्टरली अपडेट्स के बाद अच्छा मूव दिया इसने। एचडीएफसी बैंक, आई मीन इसके सहारे देखिए, आज अगर आप बैंक निफ्टी की भी ब्रेथ को देखें ना, इट वॉज नॉट गुड। सिर्फ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, इन दो स्टॉक्स ने संभाला। बाकी बजाज फाइनेंस कल के शार्प कट्स के बाद आज अपने मेरे ख्याल से 20 डेमा को रीगेन कर गया स्टॉक। अपोलो हॉस्पिटल्स, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स, इन सब में काफ़ी स्ट्रेंथ रही। कोटक ने लेट पार्टिसिपेट किया आज निफ्टी बैंक में, और बैकफुट पे मेटल्स कंप्लीटली कोलैप्स। आई मीन कमोडिटीज़ की शक्लो सूरत जो है वो पहचान में नहीं आ रही थी आज। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स, सिप्ला, एलएनटी, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस। आज रिलायंस ने 1200 के क्रिटिकल जोन को वायलेट किया। इंडेक्स को प्रेशर देने वाले काउंटर्स में अकेला रिलायंस इटसेल्फ अगर आप देखिए एक सेक्टर है, तो मेटल्स का प्रेशर, फार्मा का प्रेशर और आईटी का प्रेशर, और एक प्रेशर डाला यहाँ पे रिलायंस ने। और बाकी ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, दोनों ही काउंटर्स लगभग 0.3% नीचे थे। और मारुति को देखिए, मारुति इज नाउ एट 11,481, करीब 0.2% नीचे। और ट्रेंड बैकफुट पे था, एमएनएम बैकफुट पे था। एमएनएम का स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हुआ 2600 के स्तर पे, आज 0.5% नीचे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन ये भी बैकफुट पे थे। एसबीआई करीब 767 पर। मार्केट शट 22,914। और ये अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूं, मैं निफ्टी को एक थोड़ा सा वक्त लूँगा, और आज का ये प्राइस डैमेज वीकली पे आपको फिर ख़राब कर गया। वीकली पे वी आर नाउ बिलो 10, 20 एंड 50।
तो जो वो पशोपेश, दुविधा और असमंजसता थी 22,000 पे, वो एक बार फिर से अगले हफ्ते हावी होगी निफ्टी पर। श्रेया, पंचनामा में आज कौन है आपके साथ? बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्लोजिंग काफ़ी ख़राब और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेरीज हमारे दर्शकों के होंगे अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड। तो आज पंचनामा में मेरे साथ जुड़ेंगे आशीष बहेती जी, जो आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। और फ्राइडे फाइनली द वीक इज़ ओवर। बैंक निफ्टी आप देखिए 72 अंकों की गिरावट के साथ 51,524 पे क्लोज हुआ। निफ्टी वही 22,909 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई। चलिए अब शो को वाइंड अप करने का समय आ चुका है वीरेंद्र जी। हैप्पी वीकेंड सभी दर्शकों को, हैप्पी वीकेंड। अब सीधे मुलाकात होगी। थैंक यू सर। अब सीधे सबको हैप्पी वीकेंड की जरूरत है, सबको एक खुशहाल वीकेंड की जरूरत है और खुश रहिए। अगला वीक भी एक दिन छुट्टी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। मुलाकात होगी आपसे सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।